25,800 पे निफ्टी था अभी रिसेंटली 18 फेब 2026 को आकर के बता दिया था ये वॉर होने वाली है। तो सर जिस तरीके से आप बता रहे हो तो रिटेलर तो बेचारा मर रहा है, वो करे क्या? वो काम मत कीजिए जो कि बाकी दूसरे रिटेलर्स कर रहे हैं, वो कीजिए जो सुबह खुलता है, खुल करके हल्का सा पहले ऊपर जाता है, जी जी ऊपर जाकर के वो पूरा दिन नीचे 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 जाता है। नीचे नीचे चला जाता है। वो जो पहले का ऊपर का मूव है ना, वो मूव होता है ट्रैप। तो ये पहले 10-15 मिनट की सारी कैंडल पे आपको आ जाएगा, सारे इंडिकेटर बोलेंगे भाई बढ़िया बाय करो, और वहां से घूमेगा बंदा। अच्छा, ये एफआईज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों ये हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं? कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको हम एफआईज बोलते हैं। होते कौन है फॉरेन से, मतलब इंडिया के बाहर के इंस्टीट्यूशंस, यूएस के हो सकते हैं, सिंगापुर के हो सकते हैं, दुबई के हो सकते हैं, यूरोप के हो सकते हैं, यूके के हो सकते हैं। तो ये वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी इसको और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, वहाँ के म्यूचुअल फंड्स, वहाँ के पेंशन फंड, वहाँ की एलआईसी, वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज जब इंडिया आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार और साथ वालों को कैसे हो यार? मार्केट में मैनिपुलेशन चालू है, आप देख ही रहे हो कि ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन कुछ काम नहीं कर रहा, ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, मार्केट में सडन रिवर्सल्स आ रहे हैं और वी शेप का तो क्या कहना। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल में जाऊँ, तो मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ। अभी रिसेंट की बात है, निफ्टी 50 इंडेक्स ने 8 कर में करीब 4.5% का मूव दिया। इतनी वोलेटिलिटी कैसे मैनेज होगी? किस तरीके से आप ट्रेड करोगे? बहुत प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ट्रेडिशनल प्राइस एक्शंस हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, राइट ना? ये आप मानते हो, मैं भी मानता हूँ। लेकिन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट तो काम कर रहा है। मार्केट में कोई तो है जो इस तरीके से बाजार को ड्राइव कर रहा है। वो कौन है? वो किस तरीके से काम करता है? उसके पैरामीटर्स क्या हैं? जब तक आप ये नहीं समझोगे तो शायद इंडाइसेस आपके लिए और टफ होता जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट अब मैच्योर हो रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बात करने के लिए मैंने आज एक गेस्ट को इनवाइट किया है। सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अमित धमीजा जी। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, हम यूट्यूब चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। तो साहब जो है ना, वो कंसिस्ट प्रीवियस डे में, यानी आज के दिन में ही कल किस तरीके से बाजार घूमेगा, इम्पोर्टेंट लेवल क्या रहेगा, पहले किधर जाएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा डेटा के हिसाब से ये बताते हैं कि मार्केट की मूवमेंट किस-किस पॉइंट से कैसे-कैसे होगी। और ये जो इनकी एनालिसिस है, ये पूरी की पूरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एफआईज डेटा, प्रो डेटा और रिटेलर के डेटा पे रहती है। और साथ में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसा मैंने बताया, ये भी यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस के लिए एक वैल्यूएबल चैप्टर बन सकता है। तो एक एक्सपर्ट जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, उसी को इनवाइट किया जाए। तो इसी वजह से मैंने अमित धमीजा सर को इनवाइट किया है। हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग तो मी। रेडी हैं? हाँ बिल्कुल सर। मैं ईज़ी नहीं रहूँगा सर। सर मैं भी डिफिकल्ट मेरे को आपको पूरा फुलफिल कर सैटिस्फाइड करना पड़ेगा सर। 100% सर, मैं भी बिल्कुल कुछ कोई सीखूँगा। दिक्कत नहीं है तो सबसे पहला सवाल सर, जी। स्मार्ट मनी है क्या? और ये कैसे काम करती है? सर देखिए, जैसे स्मार्ट मनी में पहला वर्ड ही आता है स्मार्ट, तो कहीं ना कहीं हम जनरली अगर देखें तो एक रेशो सेबी ने रिलीज करी थी, परसेंटेज रिलीज करी थी जी, कि जी, जी। 93% रिटेलर्स जो है वो लूज करते हैं मनी। जी, जी, जी। तो कहीं ना कोई छोटी मोटी या बहुत सारी गलतियां होती हैं जिस तरह के वो नुकसान करते हैं। जी, जी। लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये नुकसान होता क्यों है। जी। क्या खाली रिटेलर की ही अकेले की गलती है या इसके पीछे कोई और भी गेम छुपा हुआ है? क्योंकि अगर खाली हम रिटेलर की अकेले की गलती माने तो वो भी सही नहीं है। गलतियाँ हैं, ठीक है, बहुत जगह पे इम्प्रूवमेंट करने की स्कोप है, उसके समय के बारे साथ में हम वो डिटेल में गलतियाँ बात सुधर करेंगे। भी जाती हैं, लेकिन जी, उसके अलावा भी तो उसके आप बाद भी आपने देखा होगा कि रिटेलर बहुत इम्प्रूवमेंट भी करता है, तब भी कोई एक दिन ऐसा आता है जो कि पूरे 1 हफ्ते का, 1 महीने का प्रॉफिट लेकर के निकल जाता है। एग्रीड। अब वो होता क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा है, जब 93% रिटेलर लूज़ कर रहे हैं, तो ये तो ज़ीरो सम गेम है ना। कोई लूज़ करेगा तभी कोई कमाएगा, हाँ, ट्रेडिंग तो तो ये सर ऐसी सारा है। पैसा जा कहाँ रहा है? वो समझ रहा है। तो ये जो सारा पैसा जा रहा है, वो जा रहा है स्मार्ट मनी के पास। डेटा तो रिलीज़ हुआ कि रिटेलर कितना लूज़ कर रहे हैं। अच्छा स्मार्ट सर, मनी का कोई डेटा इस तरह का आया नहीं है। अच्छा सर, ये एक सवाल मेरा, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी। एक सवाल है, ये कौन है सर स्मार्ट मनी? सर मैं वहीं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये जो पैसा है ये जा कहाँ रहा है? जी, जी। ये पैसा जा रहा है स्मार्ट मनी के पास। स्मार्ट मनी कौन है? इस बाज़ार में देखिए 4 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं टोटल।
एक होते हैं रिटेलर्स, रिटेलर्स को हम क्लाइंट्स या रिटेल क्लाइंट्स भी बोलते हैं। जी, जी। दूसरे होते हैं डीआईएस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ठीक है। इन्वेस्टर्स, जिसमें म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स ये सब आते हैं। ये हमारे डीआईएस हो गए जो लोकल है हमारे इंडिया के। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है सर प्रोस, जिनको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी अकाउंट्स, ठीक है, जो कि ये समझ लीजिए कि अल्ट्रा एचएनआई जो ट्रेडर्स होते हैं या प्रॉप फर्म्स होती हैं उनको हम प्रोस बोलते हैं। वो एज प्रोस की कैटेगरी में ही सभी के साथ रजिस्ट्रेशन अपना कराते हैं। जी, जी, जी। और फिर चौथी आखिरी कैटेगरी होती है एफआईस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ठीक। ये जो इनमें दो जो मेन प्लेयर हैं एफआईस और प्रोस, हाँ, इनको अगर हम पुट टुगेदर करें हाँ, तो ये कहलाते हैं स्मार्ट मनी। उसका कारण है हाँ। कि जितना पैसा, जितनी लिक्विडिटी, जी, जी। जितनी रिसोर्सेस, चाहे हुँ, वो एल्गो बोल लीजिए, हुँ, चाहे वो नैनो सेकंड में इनके ट्रेड लेने की कैपेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बोल लीजिए। हुँ। रिटेलर बेचारा क्या करता है, वो तो अपने पहले मोबाइल स्टैक फ़ोन से कर रहा स्टैक है। सेलेक्ट करेगा, वॉच लिस्ट में ऐड करेगा, फिर ऑर्डर हाँ, मारेगा। और वो जैसे ही ट्रेड लेगा उसके बॉस का कॉल आ जाएगा। अब बॉस का कॉल आ गया है, मान लीजिए वो जॉब में है और बॉस का कॉल कॉल आ गया है, अभी बॉस की मर्ज़ी है कि उसका ट्रेड कब कटेगा। हुँ। क्योंकि बॉस ने अगर 10 मिनट तक कोई प्रेज़ेंटेशन एक्सप्लेन कर दी, अब इस बीच में सौदा भी नहीं कट सकता है। अब वो सौदा तो फँस गया, ना उसमें स्टॉप लॉस लग पाया, ना कुछ लग पाया। इतनी देर में जो प्रॉप डेस्क है, जो एफआईज़ है, उन्होंने कैंडल एक ऊपर की है, एक नीचे की मार दी। तो इसका तो जो ट्रेडर है, उसका तो कैपिटल ही वाइप ऑफ हो सकता है उस ट्रेड हाँ, के अंदर। बिल्कुल तो एग्री। वो फुल टाइम प्लेयर्स हैं। हुँ। रिटेलर्स एक बेचारा बहुत सारी चीज़ों से, घर से भी फ़ोन आ रहा है कि बच्चे तंग कर रहे हैं, ऑफ़िस से बॉस का कॉल आ रहा है, या बिज़नेस में है तो बिज़नेस से कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, लॉजिस्टिकल इश्यू हो गया, तो रिटेलर बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है। ये लोगों के पास वो सब नॉइज़ नहीं है, बल्कि बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज़ हैं। हुँ। तो अगर आप फ़र्क देखोगे, तो ज़मीन और आसमान की लड़ाई है। अच्छा, मेरा एक सब क्वेश्चन बनता है, जी, रिसोर्सेज़ की जब हम बात करते हैं, जी। तो इसका क्या मतलब है? रिसोर्सेज़ किस टाइप के रिसोर्सेज़? सर, रिसोर्सेज़ से मतलब सबसे पहली चीज़ पैसा, ठीक है, कैपिटल। रिटेलर के पास बहुत लिमिटेड कैपिटल है। ठीक है। हर रिटेलर के पास जो है एक कहीं न कहीं एक बेसिकली लिमिटेशन है। मार्केट को घुमाने की पावर है। पावर घुमाने की रिटेलर के पास नहीं है। हुँ, रिटेलर का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, हुँ, ओवरऑल जो रिटेलर्स का वॉल्यूम होता है पूरे दिन का, एफ एंड ओ का, फ्यूचर्स ऑप्शंस का, वो कहीं ज़्यादा इन दोनों प्लेयर्स के मिलाने के बाद भी। हुँ। लेकिन वो कंबाइंड रिटेलर नहीं, सब कंबाइंड फोर्स नहीं है। कंबाइंड हम फोर्स सब बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए हैं। हम सब लोग अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे हैं कोई इंडिकेटर पे या काम कर रहा है, इंडिविजुअल हैं। कोई ब्रेकआउट काम कर रहा है, कोई रिवर्सल काम कर रहा है, कोई कुछ काम। इनकी जो बड़ी कैपिटल जब काम करती है, जब वो फोमो कैंडल आती है, या कोई उसके बारे में, फोमो कैंडल के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे हम लास्ट में, क्योंकि वो एक ऐसा टूल है स्मार्ट मनी का जिससे वो ऑलमोस्ट 100% सक्सेस पाता है। उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन जब कोई फोमो कैंडल आती है, वो स्मार्ट मनी क्रिएट करता है, सारे रिटेलर वहीं ट्रैप होते हैं और ये वहाँ से पैसा बना कर के निकलते हैं। आजकल मैंने देखे लोग कट जाते हैं, स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं, बाजार रिवर्स हो जाता है पूरा वहीं से। सो यही इनका गेम प्लान है। तो इनके हुँ, पास रिसोर्सेज सर, जिसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है। उसके पास हाइली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं। उसके पास कोडर्स हैं जिससे वो एल्गोज़ इस तरह के डिज़ाइन करते हैं। पीछे आपने सुना था जेन स्ट्रीट आया, उसके पास इस तरह की एल्गो थी कि 50,000 करोड़ रुपए का वो प्रॉफ़िट 1 साल में लेके यस, चला गया। यस, यस। बाद में बैन हुआ और वो रेस्ट इज़ हिस्ट्री की, उनको पेनल्टी वगैरह देना पड़ा, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन एक बार को तो उन्होंने अपना इम्पैक्ट दे दिया ना मार्केट में। अच्छा और सर। जब तक वो थे, हुँ, आपको पता है उस समय मार्केट किस तरीके से चल रहा था। हाँ, वो तो और खोल के जाने के बाद भी मार्केट्स काम तो हुआ नहीं है मार्केट मोस्टली। के दूसरे प्लेयर्स ने वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली, हुँ। तो वो तो बंद हो गए, वो चले गए। लेकिन दूसरों को वो लेगेसी कहीं न कहीं वो यूज़ कर रही है स्मार्ट हाँ। मनी। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल बनता है कि क्या ये किसी इंडिकेटर को यूज़ करते हैं स्मार्ट मनी? क्या किसी प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं ट्रेड लेते समय? सो देखिए, ये मिक्स ऑफ एवरीथिंग यूज़ करते हैं, लेकिन किस लिए यूज़ करते हैं उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये मिक्स इसलिए नहीं यूज़ करते कि मुझे आरएसआई इतनी हो गई तो बाय करना है, हाँ, हाँ। या मुझे मेरी ये मूविंग एवरेज आ गई तो मुझे बाय करना है। ये इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ पे मैं रिटेलर को कैसे ट्रैप करूँ, अब ये इंडिकेटर ट्रिगर करा के। ये यानी ब्रेकआउट दिखाता है। यानी कि वो फॉल्स ब्रेकआउट्स क्रिएट होते हैं जी, बहुत जगह पे, जो जी। ये इन टूल्स का यूज़ एक्टिवली करते हैं, पैसिवली नहीं। तो ये बाद में, डेटा क्योंकि ये बेस्ड सारे जो ड्रिवन हो होते हैं गया। लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। बेसिकली यानी ये तो डेटा ड्रिवन हो गया। वो किसी न किसी डेटा को यूज़ करके एग्ज़ैक्टली। अपना चार्ट वो पे डेटा क्या होता है? अपनी कैंडल बनाते हैं, राइट? अब आप ये समझिए सर, डेटा होता क्या है? हाँ। डेटा को समझना ज़रूरी है। डेटा मतलब सबकी पोज़ीशंस। जी, जी। इनके दिमाग एग्ज़ैक्टली, में क्या चीज़ एग्ज़ैक्टली चल मैं रही यही होती कह है? रहा था। जी, एक इनके दिमाग में क्या चीज़ चल रही होती है? अब हम क्या करते हैं, जो हमारा चैनल है वो क्या एनालाइज़ करता है?
कि स्मार्ट मनी का डेटा क्या है। तो स्मार्ट मनी का जो डेटा है उसको पकड़ो, उनकी जो पोजीशंस बाजार को कहाँ-कहाँ चला रहा है उसकी पोजीशंस पकड़ो, वो कहाँ बैठा है, क्या लेके बैठा है, उसका गेम प्लान क्या है, उसको पकड़ो। क्योंकि आप भी समझते हैं सर कि अगले दिन का अगर आप प्रोबेबल चार्ट आपको ड्रॉ करना है, जो कि शायद पूरे यूट्यूब पे मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट पूरे यूट्यूब पे अटेम्प्ट ही नहीं किया गया कि अगले दिन का चार्ट ऐसे बना के, ये तो बोलना ईजी है कि कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन कल बाजार ऐसे जाके फिर पहले ऐसे नीचे आएगा और फिर वहां से ऐसे ऊपर जाकर के लास्ट में ऐसे करेगा। वो चार्ट ड्रॉ करना और रोज ड्रॉ करना ऑलमोस्ट, उसके लिए कुछ तो अलग सा टूल चाहिए जो कि कोई यूज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर सब लोग यूज कर रहे होते तो सब ये चार्ट बना पाते। तो ये डेटा आप मैनुअली फ़िल्टर करते हो, ये कोई टूल है आपका? ये एनएससी की वेबसाइट से सर डेली डेटा हमें अच्छा, मिलता आप है। मैनुअली उसको एनालाइज़ जी, करते हो। उसको फिर हमें एनालाइज करना पड़ता है कि स्मार्ट मनी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या जी, है जी, जी। और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर, हम एनालाइज करते हैं चार्ट बनाने के लिए कि स्मार्ट मनी की पोजीशन क्या है। स्मार्ट मनी के दिमाग में हमेशा और स्मार्ट मनी के डेटा में हमेशा ये रहता है रिटेलर की पोजीशन क्या है, रिटेलर कहाँ बैठा हुआ है, उसने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा है। वो स्टॉप लॉस कल हम जिस तरीके से कॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम एक कॉल को चेक कर रहे थे कि इसने देखिए लिक्विडिटी यहाँ पे हंट करी, वो हाँ जी। 3 बजे के करीब वो एक कैंडल आई और उसके बाद वो बड़ी कैंडल बनी। अब देखिए उस कैंडल में भी वो नीचे तक ले जाकर के बिल्कुल उसी कैंडल में 1 मिनट टाइम फ्रेम में ही रिवर्सल आया। उसने वो पूरी लिक्विडिटी उस कॉल के सारे स्टॉप लॉस की वहां से खा ली और अगले 30 मिनट में हमने उस कॉल को आखिरी के क्लोजिंग टाइम में लगभग 1.5 गुना होते हुए देखा। उसको अगर मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ, जी तो स्टार्टिंग जो मूव आया था निफ्टी जी 50 इंडेक्स में कल, जी 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 वहाँ से किसी की एंट्री थी प्लेयर की। जी वो लेवल जब भी आएगा, वो अपनी एंट्री को डिफेंड करेगा और बिल्कुल वहाँ से पूरा का पूरा प्राइस रिवर्स हो जाएगा राइट और यही चीज़ कल देखने को राइट मिली। राइट। तो इनका गेम सर, इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है। इनका दिमाग क्या है सर, इन्होंने अपने एल्गोज को अपने सिस्टम्स को फीड कर दिया है कि कॉन्टिन्यूसली एनालाइज द रिटेलर्स पोजीशंस। उनकी पोजीशन एनालाइज करो, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई है, उसको हंट करना है, वहां से फिर अपना अगला मूव बनाना तो यानी ये लोग फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन्स क्रिएट करते हैं, राइट है। ना? एब्सोल्युटली सर। स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए। सर ये दोनों तरह के ब्रेकआउट्स एक्चुअली करते हैं। फॉल्स इंट्राडे में ज्यादा होते हैं, हाँ, अगर आप पोजिशनल में देखोगे तो फिर वो बड़े जो मूव्स आते हैं वो भी यही लोग क्रिएट करते हैं। ये तो है। मैं तो तो सेकंड इंट्राडे के भी पकड़ेंगे ये, और पोजिशनल मूव्स भी इनकी मर्जी के बिना नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिटेलर बुलिश बैठा है पोजिशनल बेसिस पे और बाजार फिर तेजी की तरफ चल पड़े। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, जी लेकिन क्या इनके फुटप्रिंट्स होते हैं? जी बिल्कुल, इनके फुटप्रिंट्स होते हैं और इनके फुटप्रिंट्स जो है वो क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपने ट्रेड किया, हम्म, चाहे आपने बड़े पैसे से किया, ठीक है, जी छोटे पैसे का तो फुटप्रिंट छुपाना बहुत आसान जी होता है, लेकिन अगर बड़ा पैसा आपने यूज़ किया, तो आपके कुछ ना कुछ निशान तो रहेंगे। एब्सोल्युटली। तो इनके निशान होते हैं वाक़ई? इनके निशान बिल्कुल होते हैं। देखिए सर, जैसे मैंने बताया कि 2 जगह पे इनके निशान होते हैं। पहला, रात को जो डेटा आता है, अच्छा, एनएसई और बीएसई दोनों डेटा अपलोड एफआईज़, करते डीआईज़ और प्रो का डेटा। हैं। एफआईडीआई, प्रो, रिटेलर, चारों पार्टिसिपेंट्स का, इसे पार्टिसिपेंट वाइज डेटा बोलते हैं हम। अब पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के अच्छा, नाम मैं पे एक कई कंडीशन आती है। आपको देता हूँ, जी ठीक है? अपनी ऑडियंस के लिए, एफआईज़ डेटा बुलिश है, जी प्रो डेटा नेगेटिव है जी और डीआईज़ का डेटा बुलिश है जी और रिटेलर का नेगेटिव है। जी। तो इस कंडीशन में बाज़ार के नेक्स्ट मूव क्या रहेंगे? सर पहली प्रायोरिटी रहेगी कि रिटेलर के अगेंस्ट जाना। अच्छा, ये नीचे जाएगा और उनके ये स्टॉप दोनों लॉस कटेगा। अगर रिटेलर लेकिन नेगेटिव है प्रोज़ तो भी तो बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन प्रोज़ भी तो नेगेटिव है। सर वो पोजीशन अपनी मॉर्निंग में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, अच्छा, प्रो क्योंकि इट मैनेजमेंट इज करेगा। ऑलवेज इजी। अब देखिए प्रोज को किससे लड़ना है, आप इस तरीके से देखिए, इ यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा सर, यहाँ मैं पर व्यूअर से भी थोड़ा-सा बोलूंगा कि जी टेक्निकल से ज़्यादा थोड़ा-सा ऑडियंस के हिसाब से। जी मैं वही मैं आपको एक बार फिर से सिचुएशन देता हूँ। एफआईज़ बुलिश है, जी डीआईज़ बुलिश है, जी प्रो नेगेटिव है और रिटेलर नेगेटिव जी। है। तो इस केस में बेयरिश ब्रेकआउट काम करेगा? इसमें क्या होगा सर, देखिए प्रोज के सामने अब क्या स्थिति है। अब यहाँ पे 2 स्मार्ट मनी है, एफआईज और प्रोज। आपने बताया एफआईज बुलिश है, प्रोज बियरिश है। अब इन दोनों को एक साइड पे आना पड़ेगा, या तो एफआईज प्रोज की साइड पे आ जाए, क्योंकि बाजार ने या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, डीआईज़ और भी ये तो दोनों बैठे हुए ऑपोजिट। डीआईज़ भी तो बुलिश है, वो भी तो एक स्ट्रॉन्ग डीआईएस को सर, डीआईएस एक्चुअली क्या है, वो ज्यादा कैश मार्केट में एक्टिव रहते हैं, ओके, उनका एफएडओ में पार्टिसिपेशन जो है वो ओके, ना बराबर है। ओके, यस, इसीलिए मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में भी कि स्मार्ट मनी सिर्फ एफआईज और प्रोज है, और ओके। इनके सामने क्योंकि डीआईज़ जीरो डेटा उतना वैलिड नहीं है। जी, और इनके सामने सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है रिटेलर। ठीक है, इसीलिए मैं कंडीशन को रिवाइज़ करता हूँ। जी एफआईज़ बुलिश है, जी प्रोज बेयरिश है और रिटेलर बेयरिश है। जी। तो फिर क्या होगा?
अब जिस तरीके हमने DIs को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, अब दोबारा हम उसी सिनेरियो को समझेंगे। FIs बुलिश है और प्रोज बियरिश, अब ये दोनों अपोजिट है। अब दोनों अपोजिट है तो क्या होगा, या तो FIs को भी अगले दिन, अब ये तो डेटा हमने देखा रात का है, यानी पिछले दिन की टोटल पोजीशन है, अगले दिन सुबह बाजार खुला, अब या तो प्रोज अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे और FIs की साइड आएंगे, या FIs अपनी पोजीशन एडजस्ट करेंगे और प्रोज की तरफ आएंगे। तो अगर यानी आपको एनालिसिस करनी है आज, तो आप किस तरीके से बनाओगे उसको? जी, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सुबह बाजार थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा पोजीशन एडजस्टमेंट के लिए, ओके, जिसके अंदर वो 5 मिनट भी हो सकते हैं, वो आधा घंटा भी हो सकता है, वो 1 घंटा भी हो सकता है। जनरली पहले 5 से लेकर के 20-25 मिनट के अंदर ये लोग अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि ये एक साइड पे अलाइन हो जाए। और वो किस बात को ध्यान में रख करके एडजस्टमेंट की जाती है, वो सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, ऑडियंस के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ। देखिए, बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि जब भी बड़े प्लेयर अगर बुलिश हैं, जैसे सर ने बताया कि FIs बुलिश है और प्रोज बेयरिश हैं, तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों को एक साइड जाना पड़ेगा। और जब तक दोनों एक साइड नहीं जाएँगे, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होंगे। आप जब भी इंट्राडे प्लान करते हैं, तो आपने रैंडम मूव्स देखे होंगे शुरुआत के आधे घंटे में, हम उसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? तो उस तरीके परफेक्टली अंडरस्टूड सर। वो जो मार्केट में इनिशियल चॉपीनेस जब भी हाँ, आती है ना, यस, वो आप उसको रेफर कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसी वजह से होती है एडजस्टमेंट वही कि होता है। ये दोनों, तो आपको कैसे एक दिन पहले ही आइडिया लग जाएगा कि भैया कल सुबह बाजार खुलेगा, राइट। तो वो मार्केट चॉपी होने वाली है, तो उसमें रिटेलर को क्या करना शुरुआत है? के डायरेक्शन पे भरोसा नहीं करने का, ये कम से कम लेसन मिलता है। बिल्कुल। और आप इस तरीके से समझिए, अब 2 ये पहलवान है, अब ये दोनों अगर आएँगे सुबह, तो ये दोनों लड़ाई करेंगे। अब रिटेलर क्या है, वो बेचारा है एक 6 साल का बच्चा, तो जब 2 पहलवान लड़ लड़ रहे रहे हैं, हैं, तो तो उसमें उस समय उस बच्चे को दूर रहना चाहिए। अपने जो निक्कर को संभाल करके साइड पे खड़ा रहना साइड चाहिए, वही चीज़ ना मैं कि बीच में कूदे। वही चीज़ मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा था कि ये डेटा आपको शुरुआत की वोलेटिलिटी को प्रिडिक्ट कर रहा है कि जी। शुरुआत में क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको कंडीशन दी, जिससे कि मेरी ऑडियंस को बिल्कुल रिलेट हो सके एब्सोल्युटली। कि किस तरीके से FIs डेटा और DIs डेटा जी। काम करता है। अब होता क्या है सर, पिछली रात को ये शाम को पोजीशन बना के गए, दोपहर को हमारे यहाँ से, और अगले दिन सुबह तक काफ़ी कुछ न्यूज़ और इवेंट्स आ चुके होते हैं। हाँ। तो होता क्या है कि जब ये लड़ाई हो रही होती है ना, अब जीतेगा कौन? ये इस पे निर्भर नहीं करेगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। हाँ। अब लोग पूछेंगे जी प्रोज जीतेंगे या FIs जीतते हैं, कौन जीतता है? ये सवाल एक आएगा। प्रोज और FIs में से कोई भी जीत सकता है, जीतेगा कौन वो मैं बताता हूँ आपको। अगले दिन शाम को डाउ जोन्स ने क्या करना है, अच्छा, यूएस मार्केट में क्या हुआ? यूएस मार्केट ने क्या करना है, क्या एंटिसिपेशन है, क्योंकि ओवरनाइट काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। हाँ। अब क्योंकि वो चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो ये दोनों अब एज़ पर डाउ जोन्स और शाम को जो न्यूज़ आने वाली यूएस मार्केट से, या क्रूड बेस उसके हिसाब से, वो क्रूड सब फैक्टर हो जाता है सर सब उसके अंदर, सारे फैक्टर हो है जाते ना? हैं। तो उसके हिसाब से ये सब अलाइन हो जाते हैं। तो ओके। ये दोनों के दोनों उसको ध्यान में रख करके अलाइन करते हैं, बजाय कि एक दूसरे को ध्यान में रखें। हाँ, समझ और फिर गया। वो पोजीशन जब एडजस्ट हो गई, और मान लीजिए शाम को डाउ जोन्स ने एंटिसिपेशन है 500 पॉइंट ऊपर जाना है, तो ये जिगजैग करके फिर ऊपर की तरफ ले जाएगा, चाहे दोनों का ही डेटा भी नेगेटिव रहा होगा ना पिछले दिन, तो भी बाजार ऊपर की तरफ निकल जाएगा अगर डाउ जोन्स ने ऊपर जाना। अब इसके लिए आप एग्जांपल देख लीजिए 22 मई के चार्ट का। जी। 21 मई की रात को जो था, जो डेटा आया था, वो FIs भी बियरिश, प्रोज भी बियरिश, और बाजार खुला सुबह 22 तारीख को, और पहले 5 मिनट सिर्फ साइडवेज रहा। पहले तो इन्होंने अपसाइड को कैप किया, थोड़ा नीचे खोला बाजार, फ्लैट रखा पहले 5-7 मिनट, जी। उसके बाद बाजार को ऊपर धीरे धीरे करके ले जाना शुरू किया। अब आप एंड ऑफ द डे देखोगे, 22 तारीख को जो रात को डेटा आया है, 21 तारीख को ये बियरिश थे, 22 तारीख को ये बुलिश हो गए। ओके। इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी पोजीशन पोजीशन को इंट्राडे चेंज कर लिया, और रात को क्या हुआ, डाउ जोन्स ब्लास्ट कर गया, ब्लास्ट करके ऊपर की तरफ निकल गया। यानी शुरुआत से ही पूरी कम्युनिटी बुलिश थी, वो धीरे-धीरे जो मार्केट खुलती चली गई, उसमें उनकी अपनी बुलिश पोजीशन हाँ, बनती चली तो गई। स्मार्ट मनी जो बियरिश थी उसने रिवर्सल कर लिया पूरा, देखिए। ओके। तो ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस को एडजस्ट नहीं करते, वो रिटेलर्स नहीं है, क्योंकि रिटेलर कभी अपनी पोजीशन को एडजस्ट नहीं करता। रिटेलर जिद पकड़ के बैठा रहता है और उसी पोजीशन में फंसा रह जाता है, ओके सर। जबकि स्मार्ट मनी सही समय पे स्मार्ट तरीके से स्मार्ट डिसीजन लेती है, और जहां जरूरत होती है वो वहां पे चेंज भी करती है। अच्छा सर, FIs के बारे में बहुत बात होती है, जी लेकिन प्रो के बारे में बहुत कम बात होती है। जी। शायद इंटरनेट पे बात ही नहीं होती है प्रो के बारे में। बिल्कुल। इनकी मिस्ट्री क्या है सर? सो प्रोज सर बेसिकली होते हैं प्रोप्राइटरी अकाउंट्स,
ये लोग अपने आप को, ये एक तरीके से समझ लीजिए अल्ट्रा एचएनआईज होते हैं या प्रॉप फर्म्स होती हैं प्रॉपर, या कंपनीज होती हैं जो एज प्रो ट्रेडर अपने आप को एनएसई के साथ रजिस्टर कराते हैं। ओके, तो इनका वहाँ पे एनएसई और बीएसई के साथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है एक्सचेंज से। एक तरीके से समझिए इनको प्रॉपर वहाँ से लाइसेंस मिलता है ट्रेड करने के लिए। बेनिफिट्स क्या है सर? जैसे अब किसी को ट्रेड करना है, ज़ीरोधा है या कोई भी ब्रोकर है, ये लोग वहाँ से लाइसेंस लेते हैं मेरा ट्रेड सबसे कराने। पहला सवाल ही यही है सर, रोज़ क्या ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाते हैं? नहीं सर, तो ज़ीरोधा क्या है, एक ब्रोकर है सर। यस, अब यस। कोई इंडिविजुअल रिटेलर जो है वो जाता है ज़ीरोधा के पास अकाउंट खोलता है, तो यानी एनएसई में ट्रेड करने के लिए उसको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफ़ॉर्म जो है वो एज़ अ मेंबर ऑफ एनएसई रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो जो ब्रोकर है वो मेंबर बन गया। अब प्रो अगर खुद के लिए ट्रेड करना चाहे कि जी मेरे को सिर्फ खुद के लिए ट्रेड करना है, मुझे किसी के अकाउंट नहीं खोलने, और मेरे पास इतनी फीस है जो मैं पे कर सकता हूँ, इतनी कैपिटल है, तो मुझे किसी को और के प्लेटफॉर्म को नहीं करना यूज, आप मुझे डायरेक्टली रजिस्टर कीजिए एज अ मेंबर। अच्छा, तो तो ये उनका एज अपना मेंबर ऑफ एनएसई जो है वो अपना उनका सर्वर, अपने उनके फुटप्रिंट्स, सब उनके कुछ, सब कुछ तो वो अपने। किसी और ब्रोकर के पास नहीं छूटते हैं। ओके, ओके। अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई एक बड़ा स्टॉक है, जी, जी, जी। ये लोग अगर किसी ब्रोकर के पास ट्रेड करेंगे तो उस ब्रोकर के पास तो डेटा जा रहा है ना इनका, ये उसमें काम कर रहे हैं अगर, तो वो सारे फुटप्रिंट्स इनके वहां जाते रहेंगे। यही यही चीज़ अब मेरा सवाल अब यही क्या था। है, एक्सचेंज और इनके बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं ये है। इनका जो खूबी है, और इनके पास कैपिटल बहुत होती और है। इसलिए वो मिलीसेकंड में ट्रेड कर लेते हैं। एग्जैक्टली। मैंने कुछ एक चीज़ें सुनी है कि हमको जो टिक में डेटा मिलता है, वो उस पे ऑर्डर उनका पहले से लगा होता है। जी, जी, क्योंकि भाई अचानक देखिए जो एक टिक में इतनी बड़ी मूवमेंट आती है, जी, तो ज़ाहिर बात है किसी ने वहाँ पे बाई ऑर्डर मारा होगा, बिल्कुल, पहले ही मारा होगा, बिल्कुल, और नहीं तो टिक आया, जी, उसी समय भाग गए, जी, इतना फास्ट कौन हो सकता है? एब्सोल्युटली। तो कहीं न तो कहीं तो वो अपनी टेक्नोलॉजी बेस जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, और एब्सोल्युटली, एनएससी से डायरेक्ट डेटा लेने का मतलब ये हो गया कि जी, वो किसी भी ब्रोकर से बहुत ज़्यादा तेज़ है। बिल्कुल। सर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि फोमो कैंडल की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैंने प्रॉमिस जी, जी। किया था कि उसके बारे में बात जी, जी। करूँगा। फोमो कैंडल होता क्या है सर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब रिटेलर एक चीज़ देख रहा होता है कि बाज़ार ऊपर जा रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, हिम्मत नहीं बन पा रही बाय करने की। वो ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है। रिटेलर को एंट्री नहीं मिल पा रही है। तो एकदम से सडनली आप देखते हैं एक बड़ी कैंडल आती है ऊपर की। सिंगल कैंडल होती है और बहुत बड़ी उसकी जो है विक वो बनाता है या पूरी बॉडी भी बना देता है। अब वो कैंडल बनते के साथ ही होता क्या है, उसके बाद आप देखते हैं कि प्राइस में रिवर्सल शुरू हो जाता है। अब वो क्या होता है कि जो रिटेलर साइड पे बैठे होते हैं ना, वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो जंप ये मारता है। बिल्कुल उसी तरह का है कॉन्सेप्ट कि जैसे आईएसबीटी पे बस खड़ी होती है, तो बहुत सारी बसेस खड़ी होती है, आप एक बस में जाके बैठ जाते हैं। तो एकदम से एक पीछे से बस आएगी, वो आपकी बस तो क्योंकि खड़ी हुई है, जहाँ पे भी आपने जाना है। अब वो बस वाला आता है, उसका कंडक्टर बड़ी ज़ोर-ज़ोर से चला रहा है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो क्या करते हैं, इस वाली बस से भी उतर के 3-4 सवारी वहाँ जाके बैठ जाती है, यार वो पहले जाएगी शायद। वो उस बस में जाके बैठते हैं, अब पता लगता है कि 5 मीटर 10 मीटर पे उसने साइड पे लगा दी, और अगले 5-7 मिनट में जिस बस में आप बैठे हुए थे वो चली गई, और ये वाली बस अगले अगले आधे घंटे तक बैठी हुई है। जी। सो ये होती है सर फोमो कैंडल। रिटेलर को उस बस में बिठाया जाता है जिसने जाना नहीं है, समझ गया मैं। या जिसने बहुत बाद में जाना है। सो वो फोमो कैंडल में सर बहुत एल्गोस छुपे होते हैं। होता क्या है कि पहले से ही उसकी प्लानिंग इस तरीके से की जाती है कि जब वहाँ पे आएगा, तो इनकी सप्लाई की लिक्विडिटी पहले से ही प्लेस्ड होती है, कि जैसे ही वो कैंडल बनती जाएगी ना, कैंडल यूँ जा रही है ऊपर, तो इनके ऑर्डर नीचे प्लेस होते जाएँगे, क्योंकि अगर पहले प्लेस करेंगे तो खुद ही बाय हो जाएगा। ये नीचे-नीचे प्लेस करते जाते हैं, और ताकि अलगो रिटेलर ऑटोमेटिक लेता रहता है। ऑटोमेटिकली एक लैडर वो होती है, तो रिटेलर की जैसी डिमांड आएगी वो सप्लाई इन्हीं की जाए, और ऊपर वो फिर खाते हैं और लिक्विडिटी उसके स्टॉप नीचे ले लॉस आके की। फिर ऊपर के ले जाएँगे। वो ऊपर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, शॉर्टर्स के, वहाँ से ये उल्टा कर देते हैं काम। क्योंकि अगर कॉल ऊपर इस तरीके से गई, यानी बेसिकली सारा खेल ये है, सस्ता कितना मिलेगा? सस्ता कितना मिलेगा, इसी का वाइस वर्सा सिचुएशन देखिए। ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है कि असली गेम क्या है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। कॉल गई, बिल्कुल ऊपर का कैंडल मारा, रिटेलर को वहाँ पे कॉल्स पकड़ा दी। अब कुछ रिटेलर या काफ़ी रिटेलर ऐसे होंगे जो पुट लेके भी बैठे होंगे। हुँ। तो जिस समय कॉल ने ऊपर का विक मारा, ये लोग नीचे भी तो पुट का विक मारेंगे। अब वो पुट का विक कहाँ लगेगा? जहाँ पे रिटेलर का पुट में स्टॉप लॉस लगा हुआ है। उसको भी खा जाएँगे। अब वो खा करके इन्होंने पुट बाय कर लिया। कॉल ऊपर सप्लाई कर दिया, नीचे रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट करा करके पुट उनसे ले ली। वर्स्ट रेट पे ली, बिल्कुल सस्ते से सस्ते रेट पे ली, टॉप पे कॉल पकड़ाई।
तो आप खुद समझ लीजिए गेम क्या हो रहा है पूरी दिन। नहीं, समझ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ इस चीज़ को। ये चीज़ हम लोग मोस्टली, मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके से बाज़ार में जी। क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। जी। अच्छा सर, ये जो ऑप्शन चेन का डेटा आता है, जब जी। आप ये बोल रहे हैं एफआईज़ और डीआईज़ के जी। डेटे के हिसाब से काम हो रहा है, तो ऑप्शन चेन डाटा इसमें क्या कुछ दिखाएगा या इसका कोई मतलब है सर सारा खेल ही ऑप्शंस के थ्रू है। ऑप्शन चेन डेटा का? सर एक्चुअली क्या है, इस चीज़ को समझिए कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है? अगर आप पूरे दिन में देखेंगे जो भी ट्रेडिंग होती है, जी, जी। जो भी प्रॉफ़िट और लॉस आउटपुट निकल के आता है, जी, जी। वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन से निकल के आता है। इसमें फुटप्रिंट शेयर्स देखते की ट्रेडिंग में उतना प्रॉफ़िट और लॉस नहीं निकलेगा। अगर आप देखोगे ना हैं? कि जी, आपके 3 पेड़ लगे हुए हैं, जी, जी। तीनों में से शाम को आप देखते हो किसने ज़्यादा फल दिए, जी, जी। तो वो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस इनको फल देता है। सबसे ज़्यादा ऑप्शंस वाले पेड़ पे फल लगते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर ही सारा गेम है। पिछले दिन का भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा जो होता है वो ऑप्शंस का ही होता है, और इंट्राडे में भी सबसे ज़्यादा डेटा जो होता है इम्पोर्टेंट वो ऑप्शंस का ही होता है। और जो आपने बात करी इनके फुटप्रिंट की, वो फुटप्रिंट भी आपको ऑप्शंस के ही डेटा में मिलेंगे। ओके। आप स्टॉक्स को साथ में यूज़ कर सकते हो एज़ एडिड टूल्स टू सपोर्ट योर व्यू कि मुझे ये दिख रहा है, हुँ, हुँ। लेकिन क्या ऐसा बड़े-बड़े स्टॉक्स में हो रहा है क्या? हुँ। क्योंकि गेम तो सर आपको पता है ना कि अगर इन्हें इंडेक्स चलाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, इंडेक्स सुबह से साइडवेज़ चल रहा है, तो आपको चेक करना है टॉप 4, 5, 6 स्टॉक्स कि रिलायंस का चार्ट क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कुछ लग रहा है क्या सिनेरियो? इन्फोसिस क्या कर रहा है? टीसीएस क्या कर रहा है? एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है? आईसीआईसीआई क्या कर रहा है? आप 5-6 बड़े-बड़े स्टॉक्स देखेंगे, आपको दिखाई दे जाएगा कि भैया उनके चार्ट तो मुझे ठीक लग रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा गिरावट वाला सिनेरियो नहीं लग रहा। तो वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ में चल रहा है बंदा। और जैसे ही आपको इन स्टॉक्स में थोड़ी-सी कुछ हरकत दिखेगी, तो ऑप्शंस में आपको एकदम से हरकत दिखाई देगी। तो वो जो ऑप्शंस में उस समय हरकत आती है, वो सुबह से तो वो बाइंग पहले ही कर ली उन्होंने। एंड कमांड जो है वो बाद में रिलीज़ करी, ताकि वो ब्रेकआउट आए। अब वो हमें पकड़ना होता है कि ये ब्रेकआउट फ़ॉल्स है या नहीं है, वो आपको पता करना होता है। वो ऑप्शन चेन ही आपको गाइड करेगी कि वहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर रिटेलर्स को पुट ज़्यादा बेची गई है या कॉल्स ज़्यादा बेची गई है। उस डेटा को पकड़ करके आपका व्यू बनता है कि भैया बाज़ार ने ऊपर का ब्रेकआउट लेना है, ये ब्रेकआउट ऊपर गया है, तो ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, ये चलिए, मैं आपकी बात को बुरी तरीके से समझ गया। मेरे जी। पास डेटा भी, मैं एक रिटेलर हूँ, जी। ठीक है? जी। और मैं अगले दिन के लिए ट्रेड प्लान करना चाहता हूँ। जी। मेरे पास एफआईज़ का डेटा है, जी। डीआईज़ का डेटा है, प्रोस का डेटा है, जी। ठीक है? मेरे पास रिटेलर का डेटा है, सारा डेटा जी। मेरा एक व्यू क्रिएट कर रहा है कि जी। ये चीज़ जी। बाज़ार जी। में है। जी। अब ऑप्शन चेन के डेटा में, ठीक है, मैं ऐसी क्या चीज़ें देखूँ जो उसको सपोर्ट करें? मान लीजिए बुलिश व्यू है, जी। तो बुलिश ऑप्शन चेन में ऐसा क्या रहेगा जो उसको सपोर्ट करता है और ऐसा क्या रहेगा जो उसको नहीं सपोर्ट करता है? यानी मैं पता कर सकूँ कि मेरा जो व्यू मैं लेकर आया हूँ एज़ पर प्राइस एक्शन, एज़ पर एफआईज़ डेटा, उसको ऑप्शन चेन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? जैसा मैंने अभी बोला, वो अगर उनका गेम प्लान तेजी का है, अ, तो आप ऑपरेटर हो, आप ठी क्या करोगे? आप कॉल खरीदने की कोशिश बेस करोगे? बेसिकली मैं जी। फोरकास्टिंग करना चाहता हूँ, एक परफेक्ट जिसकी एक्यूरेसी 90% से अबव हो। जी। अगर आप ऑपरेटर हो और आपका प्लान बड़ा क्लियर है, मुझे ऊपर लेके जाना है, आपके पास लिक्विडिटी भरपूर है कि जिसकी कोई कमी नहीं है, तो आप क्या करोगे? कॉल बाय करोगे, पुट बेचोगे, हुँ। ठीक है? ये 2 काम करोगे आप, जी, जी। प्लस स्टॉक्स में अपनी पोज़ीशन बनाओगे ताकि हुँ। स्टॉक्स को आपने पुश करके ऊपर लेकर के जाना ठीक है। है, ये 2-3 काम आप करोगे। ठीक है। तो लेकिन मुझे अगर टू द स्पेसिफिक रहना है ऑप्शन चेन में, तो मैं क्या करूँगा? मैं वापस आता हूँ। मैं पुट बेचूँगा और कॉल खरीदूँगा। राइट। रिटेलर्स का क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जी, जी। तो मुझे वॉल्यूम ज़्यादा किधर दिख रहा है? पुट ज़्यादा बिक रही है कि या कॉल ज़्यादा बिक रही है? ठीक है। अगर पुट ज़्यादा बिक रही है, तो इसका मतलब ये कि वो पुट रिटेलर्स ने खरीदी है, और अगर कॉल ज़्यादा बिक रही है, तो इसका मतलब वो रिटेलर्स ने खरीदी है। बेचने वाला कौन है? स्मार्ट मनी। अगर इन्होंने पुट ज़्यादा बेची है, तो बाज़ार को ऊपर लेके जाएँगे। अगर इन्होंने कॉल ज़्यादा बेची है, तो ये बाज़ार को यानी नीचे लेके बेसिकली जाएँगे। ओआई ज़्यादा जहाँ होगा, एग्ज़ैक्टली। इसको इस तरीके से और अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि पुट साइड में ओआई ज़्यादा है, जी। ठीक है? और बाज़ार ओपन होता है और डाउन साइड मूव मारता है। जी। तो बेसिकली वो लिक्विडिटी हंट करने जा रहा है। बिल्कुल। तो वहाँ पे बुलिश रिवर्सल्स जी। एज़ पर योर व्यू जी। बहुत अच्छा काम करेंगे, जी। राइट? जी। बिल्कुल। अ, जैसे क्या होता है, हम कई बार बात करते हैं कि
बाजार यहाँ से घूम गया, वहां से घूम गया, या लेवल्स हैं। जी। ऑप्शन चेन के अंदर हम बोलते हैं पुट भी बेची हुई है, यहाँ पे सपोर्ट है, है ना, कि पुट बेची हुई इस जगह पे अच्छी खासी पुट सेलिंग है, तो ये सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों है? क्योंकि उस जगह पे स्मार्ट मनी पुट बेच करके बैठा, वो रिटेलर को बेची हुई है, तो वो उसके नीचे आसानी से जाने ही नहीं देगा, वहीं से बाजार बाउंस करेगा। अच्छा, कभी फेल नहीं होता सर ये फेल होता है सर इवेंट्स पे ज्यादातर, इवेंट्स? कि कोई इवेंट आ गई एडवर्स, जिसकी एक्सपेक्टेड, जो बाजार को या स्मार्ट मनी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये न्यूज आ जाएगी। अच्छा, कभी-कभी मैंने देखा है कि ओआई मान लीजिए पुट में ज़्यादा होती है, कॉल में ज़्यादा होती है, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट वो चेंज भी हो जाता है सर। जी, वो चेंज इसीलिए होता है सर, वो एक टाइम लिमिट तक बाजार एक चीज को चलाएगा, जब वो लगेगा उसको कि अब यहाँ पे सैचुरेशन हो गया, अच्छा, वो अपनी पोजीशन तो स्विच वो करते हैं। पोजीशन अपनी स्विच करेगा। इसीलिए आप देखते हैं बाजार पहले, मान लीजिए पहले तो उन्होंने तेजी का प्लान बनाया। बेसिकली आप जो आज का व्यू लेके आ रहे हैं, हम्म, उसके हिसाब से आपका फर्स्ट हाफ बनता है। जी ड्यूरिंग द सेशन जो डेटा कलेक्ट होता है, उसके जी हिसाब से आपका सेकंड हाफ बनता है, जी। राइट ना? अब ये क्या करते हैं सर, जैसे मान लीजिए पिछली रात का डेटा था, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ ताकि सबको बिल्कुल समझ में आ जाए। हाँ, पिछली रात के डेटा से डिसाइड होता है कि अगले दिन की जो है ओपनिंग क्या होगी। हाँ। उस ओपनिंग के बाद शुरुआत का क्या मूव होगा, वो डिपेंड करेगा कि डेटा अगर बिल्कुल क्लियर कट वन साइडेड था, पर्टिकुलरली स्मार्ट मनी एक ही तरफ थी, और इनिशियल प्राइस एक्शन भी उस तरफ चल पड़ा, यानी शुरू के 10-15 मिनट में आपको दिख जाएगा कि भाई बाजार ने ऊपर की तरफ जाना है, तो हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि भैया रात को ये दोनों तेजी करके गए थे, तो ये टिकने वाला मूव है, ये लंबा जाएगा। और साथ में अगर उसके अंदर हमारे को दिख रहा है कि अब ये टिक गया, फर्स्ट हाफ में बढ़िया चला गया, लेकिन उसके बाद साइडवेज जाकर के अगर मुझे दिखता है कि थोड़े प्राइस एक्शन नेगेटिव बनने स्टार्ट हो रहे हैं, जी, जी। तो मैं वहां जाऊंगा, ऑप्शन चेंज चेक करूंगा कि अच्छा वहां पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा। अगर वहां पे चेंजेस आने शुरू हो गए, उसके लिए मुझे नोट करना पड़ता है ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन में थोड़ा सा देखता रहूंगा कि अच्छा हाँ, इस स्ट्राइक पे अब ये चेंज आ गया, इस स्ट्राइक पे ये चेंज आ गया। देखिए सर, ये सारी काम से ना, ये सारे काम जो है स्मार्ट मनी के लिए तो एल्गो करती है, उन्होंने सारी चीजें सेट कर रखी हैं, हमारे को मैनुअली करने पड़ते हैं। धीरे धीरे अभी चीजें आ रही हैं, टूल्स आ रहे हैं, लेकिन नेकेड आई से भी अगर मैं एक सिंपल हूँ, मेरे पास कोई टूल नहीं है, मैं बिल्कुल बहुत छोटी कैपिटल में काम करता हूँ, तो भी अगर मैं मेहनत तो करता हूँ, एनएससी तो फ्री डेटा देता ही है। एनएससी फ्री डेटा देता है, ऑप्शन चेन का आपके पास एक्सेस है, कुछ नहीं करना आपने, टाइम लिखिए, उसके आगे लिख दीजिए कॉल का इस स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट इतना और इसका इतना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे आपको फोकस करना है। हाँ। तो कहाँ पे आपको बढ़त दिख रही है, कहाँ घटत दिख रही है, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप देख रहे हो सुबह कि वहां पे कोई टोटल ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ था, ठीक है, अब वो 1 करोड़ से घट करके 70 लाख रह गया सडनली, तो कोई तो है वहां से पोजीशन जो हट रही है, और वो ट्रेंड की तरह दिख रहा है, वो लगातार हट रही है, तो यानी ट्रेंड चेंज होने का बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन वो लगातार आप देख रहे हो कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सुबह 20 लाख से बढ़ करके वो 1 करोड़ गई, और 1 करोड़ से 1.5 करोड़, यानी वो ट्रेंड सस्टेन कर रहा है। तो आप अगर ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट पे फोकस रखेंगे दोनों साइड, तो आपको बड़े सारे क्लूज अपने आप दिखाई दे जाएंगे, गेम क्या चल रही है, रिटेलर को कहाँ ट्रैप किया जा रहा है, कहाँ माल सप्लाई किया जा रहा है, सारा खेल सारा खेल आपको वो दिख जाएगा। रिटेलर को ट्रैप करना ही है सर। एब्सोल्युटली सर, देखिए जीरो सम गेम है, जैसे मैंने पहले बोला, कोई लूज करेगा तभी तो स्मार्ट मनी कमाएगी, और स्मार्ट मनी के सामने कोई है ही नहीं, डीआईएस तो छुट्टी लेके घर गए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हम कैश में बाय करेंगे, एफ एंड में उनकी पोजीशन बहुत कम होती है, सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, बट उनका रोल ही नहीं है, उनका एक्चुअली मैंडेट भी नहीं होता है। अब म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का तो क्या काम है, उसको स्टॉक खरीदने हैं, सबसे ज्यादा डीआईएस की लिक्विडिटी जो होती है म्यूचुअल फंड के पास होती है, उन्होंने डिलीवरी बाय करनी है चुपचाप, अपने उनके 50-60 स्टॉक्स हैं, बाय किया, अपना आराम से काम खत्म उनका। तो वो जो एफ एंड ओ की पोजीशन है, वो सिर्फ 3 ही खिलाड़ी लड़ रहे हैं, प्रोज, एफआईज और रिटेलर्स। अब जब तक रिटेलर से पैसा लूज होगा नहीं, इन दोनों की जेब भरेगी नहीं, और आपको लगता है ये खाली जेब घर जाने वालों में से होंगे? नहीं, नहीं, और इसी वजह से शायद रिटेलर ट्रैप होते रहते हैं। एग्जैक्टली। हर दिन नई स्ट्रैटेजी, कभी कुछ, कभी कुछ, और वो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं रहे हैं जी, कि भाई आप जो भी चीज़ यूज़ करने वाले हो, जी। उसका कॉन्ट्रा वो यूज़ कर रहे हैं। कर रहे हैं। आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए पूरा सेटअप है, करेक्ट और इसी वजह से रिटेलर करेक्ट ट्रैप होता रहता है। करेक्ट करेक्ट। तो सर जिस तरीके से आप बता रहे हो, तो रिटेलर तो बेचारा मर रहा है, वो करे क्या? सर बिल्कुल आपकी बात सही है, वही कारण है जो सेबी का हर साल डेटा वो 90% प्लस आ रहा है कि जी लॉसेस ये खाली आपके और मेरे बोलने की नहीं है, एक फिगर है जो प्रॉपर सेबी रिलीज कर रहा है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि सेबी हम सबको रियलिटी चेक दे रहा है, बता रहा है कि भाई ये गड़बड़ हो रही है। तो जब अब रिटेलर को पता लग गया कि भाई ये गड़बड़ है, और मैं अकेला नहीं हूँ, ये सबके साथ है, तो अब रिटेलर को क्या ऐसा करना चाहिए कि उसके लॉसेस कम हो। जैसा बोला जाता है ना कि आपको अगर सक्सेस चाहिए,
तो आपको सक्सेसफुल आदमी को फॉलो करना पड़ेगा। वो काम मत कीजिए जो कि बाकी दूसरे रिटेलर्स कर रहे हैं, वो कीजिए जो स्मार्ट मनी कर रही है। तो आपको स्मार्ट मनी क्या कर रही है वो पकड़ना पड़ेगा। स्मार्ट मनी पकड़ने के लिए आपको उनकी पोजीशन पकड़नी पड़ेगी कि भैया वो बुलिश बैठे हैं या बियरिश बैठे हैं। तो अगर वो बुलिश बैठे हैं तो आपको भी बुलिश साइड पे ही सोचना है, कंफर्मेशंस यूज करनी है, वहां पे फिर अपने टूल लगाओ, फिर आप अपने इंडिकेटर लगाओ ओके, ओके। कि आप अगर स्मार्ट मनी पहले आप अब ये मैं इंडिकेटर लगाओ। पहले आप देख लो कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली उसके बाद उसके हिसाब से आप अपना आप ट्रेड अपनी स्ट्रेटेजी अपने इंडिकेटर वहां यूज करो, तो फेयर एंड आपकी जो रिफाइनमेंट है हाँ, वो उसका अच्छी लेवल नेक्स्ट हाँ, हो जाएगा। आप जो ट्रैप होते हो वो ट्रैप होना बंद हो जाओ, क्योंकि होता क्या है, कई बार आपने बाजार नोट किया होगा, सुबह खुलता है, हाँ, खुल करके हल्का सा पहले ऊपर जाता है, जी, जी, ऊपर जाकर के वो पूरा दिन नीचे 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 जाता नीचे है। नीचे चला जाता है। वो जो पहले का ऊपर का मूव है ना, वो मूव होता है ट्रैप। अब और वहां पे क्या होगा, इंडिकेटर क्या बोलेगा, इंडिकेटर मैं प्रैक्टिकल में जा रहा हूँ सर बिल्कुल एकदम, अब इंडिकेटर दे देगा बाय, कि भाई बाजार तो हाँ, ऊपर जा बिल्कुल रहा है, देगा, वो लैगिंग पहले है। 15-20 मिनट ऊपर जा रहा है। अब कई लोग बैठे हैं 9-20 की कैंडल हाई ब्रेक, तेजी ले लो। कुछ फिदाइन रिटेलर्स भी होते हैं सर, एक डेफिनेशन होती है फिदाइन रिटेलर्स। अच्छा, बम्बर। ये कहीं ये कहीं एनएससी में नहीं है नोमेनक्लेचर, ये मैंने नाम दिया उनको। फिदाइन बम्बर्स भी रिटेलर वो होते होते हैं। हैं 9:15 1 सेकंड से लेके 9:16 के बीच में इनको किसी भी हालत में ट्रेड लेना है। फटते रहते हैं इसके लिए। ये इनको जा करके अटैक करना होता है, और ये अटैक किस पे करते हैं सर, ये अटैक करते हैं अपनी कैपिटल पे। क्योंकि सर वो पहले ट्रेड में जो पहले सेकंड में आप घुसे, जी, आप सर देखिए पहले दिन कामयाब हो गए, देखिए प्रोबेबिलिटी से समझिए, पहले दिन कामयाब होंगे आप, दूसरे दिन कामयाब होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप और पैसा डालते जाओगे, तीसरे दिन कामयाब होंगे, चौथे दिन जब वो उल्टा पड़ेगा तो होगा क्या, रिटेलर लॉस लॉस सुसाइड लॉस। अटैक है सर, ये एक तरीके का। वो बिल्कुल सर वहां पे यही गड़बड़ है, वो आपको फंसा देते हैं। तो ये पहले 10-15 मिनट की सारी कैंडल पे आपको आ जाएगा, सारे इंडिकेटर बोलेंगे भाई बढ़िया बाय करो, और वहां से घूमेगा बाजार। अच्छा, इसीलिए शायद आप अपने वीडियो में कहते हैं कि जी इंडिकेटर्स ट्रैप करने के लिए ही बने हैं। एग्जैक्टली सर। तो ये इंडिकेटर का ही यूज करते हैं। 9:20 की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, वो भी फंस गए। जी, 9:25 किसी ने लगाया, वो भी फंस गया। 9:30 किसी ने लगाया, वो भी फंस गया। ध्यान क्या रखना है आपको, आपका प्लान क्या है। अगर मंदी का प्लान है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी एक लेवल तक, कि भाई बाजार नीचे जाएगा अगर इन्होंने नीचे का डेटा इनका, लेकिन अगर डेटा इनका बुलिश है तो फिर ये बाजार को हर हालत में ऊपर ले जाने की कोशिश करें। तो गैप डाउन भी होता है, आप देखते हैं, तो गैप डाउन में भी बाजार रिकवर कर जाता है। तो ये तो प्योर मैनिपुलेशन है सर। सर बाजार चलाने वाला अपनी मर्जी से चलाएगा, आपकी मेरी मर्जी से क्यों चलाएगा। और आप इस पे बिलीव करते हैं कि मैनिपुलेशन हर दिन कंटिन्यू होती रहती है बाजार के अंदर? सर मैं एक बड़ा खराब वर्ड लगे आप बोले तो मैं बोल नहीं, बिल्कुल खराब क्या, जब ट्रेडिंग से ज़्यादा खराब क्या है? सर। आप सक्सेसफुल हो तो भी खराब है, आपको स्ट्रेस लेवल देगा। आप लूज़र हो तो आपको डिप्रेशन देगा। जी तो बिल्कुल ट्रेडिंग तो ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल जॉब है, एब्सोल्युटली सर, मैनिपुलेशन इज नाउ अ नॉर्म। होना ही होना है। ये नॉर्म है, अब ये एक मतलब नॉर्म का मतलब साधारण भाषा में ये एक नॉर्मल कंडीशन है। और सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, आप घर से बाहर निकल रहे हो तो दंगे हो ही रहे हैं, उसी दंगों में से निकल के ही आपको ऑफिस जाना है और ऑफिस से वापस आना है। यही चीज़ मैं भी बोलता हूँ तो सर। ये दंगे जो है ना, ये मार्केट मैनिपुलेशन है, और वो एक नॉर्म है। आपको ये चीज समझनी है कि वो जो लड़ाई कहाँ पे हो रही है, बस वो स्पॉट से बच के निकलना है आपको, जी है ना? बिल्कुल उनके पीछे चलना है। अब मेरा इस पे कहना है सर जी कि बियर एक जानवर है, जी बुल एक जानवर है। जी आप इनके पीछे रहोगे जी जब तक ये आपको दिखते नहीं हैं, जी आपको वो बचे रहते हो। जी आप इनके सामने जाओगे, जी बुल साड़ मारेगा और बियर फाड़ देगा। यानी कहने का मतलब यही है कि आप बचना सीखो, पैसा अपने आप बन जाएगा। आप इन सब डेटा को यूज़ करके एक व्यू बना सकते हो, व्यू सपोर्ट करे तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर बिल्कुल सकते हो। बढ़िया। थैंक यू सर, आपने एक तरीके से आँखें खोल दी। लेकिन इसी पर एक क्वेश्चन है, जब हम इन सब चीज़ों को बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जो ऑडियंस सुन रही होगी उसके मन में कहीं न कहीं डर बैठा होगा। कुछ लॉस कर चुके होंगे, कुछ बहुत बड़े लॉसेस में होंगे, कुछ बिगिनर्स आए होंगे नए-नए। अब उनके मन में ये आएगा कि सर मैं कैसे अपने लॉस को रिकवर करूँ? पहला सवाल तो उनका ये बनता है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि इस मैनिपुलेशन मार्केट में मैं सर्वाइव कैसे करूँ? तो एक-एक करके दोनों क्वेश्चन्स के जवाब प्लीज़ सर आप। मैं दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके उसका आंसर दूंगा विद एग्जांपल। जी, जी, जी। सबसे आई थिंक ये जो क्वेश्चन है, जिसने इसके पीछे का कारण समझ लिया, वो इस मार्केट को जीत गया। और ओके। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बात बोल रहा हूँ। कारण क्या है उसका सर, कि जो लॉस होता है रिटेलर्स को, जी, जी। देखिए लॉस जो है ना, एक मार्केट का एक आपका बिजनेस है एक तरीके से मार्केट, और लॉस एक बाय प्रोडक्ट है।
जो प्रोज और एफआईज होते हैं, इनको भी लॉस होते हैं, हाँ, होता है। लेकिन ये अपने लॉस को बड़े लॉस में नहीं कन्वर्ट होने देते। ओके, ये अपने लॉस को छोटे में काट के अपनी पोजीशन को रिवर्स करते हैं बताऊँ। कि मेरा जो डैमेज हो वो मिनिमम डैमेज होना चाहिए। लेकिन रिटेलर क्या करता है, वो अपने मिनिमम डैमेज को अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम डैमेज में कन्वर्ट कर देता है। इसको और साधारण भाषा में समझाने की जी। कोशिश करता हूँ कि जब भी कभी किसी रिटेलर को बड़ा लॉस होता है ना, हुँ। तो ज्यादातर वो किसी टाइम पे बहुत छोटा लॉस होता है, और कई बार वो ट्रेड प्रॉफिट में होने के बाद भी लॉस में कन्वर्ट कर लेता है रिटेलर। ओके, यहाँ ये चीज़ तो देखी है मैंने। अब 5 तरह के आउटकम होते हैं एक ट्रेड के। पहला, छोटा प्रॉफिट। दूसरा, बड़ा प्रॉफिट। तीसरा, नो प्रॉफिट नो लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। चौथा, छोटा लॉस। और पांचवा, जिसको ठेंगा दिखाना चाहिए रिटेलर को, वो है बड़ा लॉस। और मैं सभी रिटेलर्स भाई बहन जितने हमारे देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके 10 बड़े लॉस के दिन की सारे ट्रेड्स में निकाल दो, तो क्या आप प्लस में नहीं आ जाओगे? प्रॉफिटेबल ही मैं होता है। सिर्फ 10 दिन की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग वो लोग जो पिछले 5-5 साल से ट्रेड कर रहे हैं। सर मैंने 2019 से 20 तक एक रिसर्च कराई थी अपनी टीम से, और उसमें मैंने ये देखने की कोशिश की थी अपने हर एक स्टूडेंट से एक्यूरेसी वाइज, जी। भाई तुम्हारा ट्रेड क्या रहा, आज का ट्रेड क्या रहा। 1 साल तक मैंने देखा तो एक्यूरेसी सर 90% है, लेकिन लूज़र हैं। और वो क्यों है? क्योंकि जब लॉस ये करते हैं, ये बड़ा करते हैं। अब वो क्यों होता है बड़ा, तो इसमें भी चले सर, हाँ जी, ये जर्नी भी मैं रिविजिट करा दूं, क्योंकि सर पता सबको है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि वो स्टेप्स, वो जो प्रोसेस है, जो स्मार्ट मनी करवाती है आपसे, आपकी वो साइकोलॉजी रियलाइज नहीं से कर पाता। आपकी साइकोलॉजी से खेलती है। वो कैसे खेलती है, वो पूरा बताता हूँ आपको। रिटेलर एक कॉल खरीदता है 150 रुपीज में, जी, जी, थोड़ी देर में वो कॉल 130 आ जाती है। हाँ। रिटेलर क्या करता है, सिस्टम में ट्रेड लेने के टाइम पे कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता। बहुत कम रिटेलर्स हैं जो लगाते हैं, शायद वो ही 7% जो जीत रहे हैं ना, ये वही है शायद। रिटेलर सिस्टम में कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता, वो उसकी सबसे पहली भूल। क्योंकि अगर आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ, लोग कहते हैं अरे यार वो हिट हो जाता है। अरे भाई हिट होता है तो होने दो, आपका व्यू अपोजिट जा रहा है, इस चीज को समझो। आपने 150 पे कोई चीज खरीदी थी, इसलिए नहीं खरीदी थी कि वो 130 चली जाए, आपने खरीदी थी कि वो 170 जाए, 200 जाए, 250 जाए, 250 चली जाए। सो अगर कोई चीज नीचे आ रही है, तो आप कहीं तो उसको कट करोगे पोजीशन को, कहीं तो इस बात को उसको कट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो रिवर्स करके वापस चला जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका व्यू कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। रिटेलर तो सर एवरेज करने लगता है। रिटेल एग्जैक्टली सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो 130 पे एवरेज करेगा, हाँ, और उसके बाद वो 90 वो पे 110 एवरेज। पे करेगा, फिर 90 पे भी करेगा, 90 पे करेगा, फिर 70 पे भी करेगा, और फिर वो 40 मन पे। अगर नहीं भरेगा तो सर अगले दिन होल्ड भी करके ले जाएगा। एग्जैक्टली सर, वो 40 पे, अब वो कहेगा यार 110 110 रुपीज नीचे आ गया, और क्वांटिटी इतनी मेरी बढ़ गई कि एनएससी मुझे बोर्ड की सीट ऑफर कर दे अब, कि भाई तुम्हारे पास इतनी ऑप्शंस है, तुम इतनी सारी लेके गए हो, तुम्हें बोर्ड मेंबर बनाना चाहिए। ठीक है, वो फिर, और ये होता जनरली कब, एक्सपायरी से एक दिन पहले। मोस्टली एक्सपायरी वाले दिन वो खुलती है 2 रुपए, क्योंकि सीधा, अब क्योंकि कॉल अगर मान ले इतना भर के लेके गया है, तो वो बाजार गैप डाउन खुलेगा उससे, और गैप डाउन खुलेगा तो गैप डाउन के दिन जो है वो कैपिटल पहले ही सुबह पहली फुर्सत में खत्म। तो बेसिकली लेट लॉन्ग्स और लेट शॉर्ट को निकालना मनी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पूरा फंडा रहता पूरा है कि लेट शॉर्टर कब आएगा जब वो एकदम बिल्कुल रेड कैंडल बनाएगा, एग्जैक्टली लेट लॉन्ग कब आएगा जब एकदम बुलिश रेड कैंडल बनाएगा। एग्जैक्टली। उन्हीं को ट्रैप करना है। सो जो एवरेजिंग इन लॉस से क्या हुआ सर, पूरी कैपिटल उड़ गई। जी, जी। आप ये समझिए, जब वो बाय कर रहा होता है ना, वो जो अपनी आखिरी ट्रांच बाय करता है, तो रिटेलर अपनी पूरी कैपिटल झोंक देता है। अच्छा सर। उस समय डीमैट अकाउंट में उनके या ट्रेडिंग अकाउंट में जी, जी। जितना पैसा पड़ा होता है, ओके। उतने की वो कॉल्स खरीद लेते हैं। अब उनकी एवरेज आ गई 80 रुपीज 90 रुपीज, वो उसको लगता है यार ये काफी पास है, हाँ, ये आ जाएगा। पर उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ चुकी होती है और कैपिटल पूरी इन्फ्यूज हो चुकी होती है। यही कारण है टाइम एंड अगेन आप देखते हो कि रिटेलर्स के अकाउंट पूरे के पूरे वाइप ऑफ हो जाते हैं, वो फिर अपनी सेविंग्स में से पैसा दोबारा लाके रीस्टार्ट करते हैं। अब एक किसी पे सब क्लॉस बनता है सर, जैसे आपने बताया 150 का एग्जांपल दिया, परफेक्ट एग्जांपल है। इस तरह के लोग मैंने देखे हैं, जी एक्सपीरियंस किए हैं जी अपने स्टूडेंट में, तो मुझे आइडिया है। जी जी। लेकिन दूसरी कैटेगरी भी है सर, जो 150 की बाई करती है, हम्म, ठीक है, स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन गलत करती है, हम्म, स्टॉप लॉस उनका हिट होता है और बाजार फिर उनके डायरेक्शन में जाता है। जी। तो इस तरह के रिटेलर को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो देखिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आपको समझना लिक्विडिटी कहाँ है।
ओके, तो पहले तो आप कोशिश ही ये करो कि उस लिक्विडिटी हंटिंग के पॉइंट पे कोई कंफर्मेशन आती है ऊपर जाने की, तो बाय करो, बाय करो। ताकि आप ऑलरेडी हंटेड लिक्विडिटी के बाद एंट्री ले रहे हो। ओके, आप उस चीज से पहले एंट्री ले रहे हो लिक्विडिटी हंट होने से पहले, या बाद में ले रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपकी सेफ्टी उस चीज में ज्यादा है जब लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट हो चुकी हो। लिक्विडिटी आपको कैसे पता लगेगी हंट हो गई है? आपको बड़ी विक कैंडल दिख जाएगी और रिवर्सल दिख रहा होगा। जी, जी। और अगर वो लिक्विडिटी हंट हो चुकी है तो आपको पता है कि भाई अब इसके नीचे गया तो मेरे को भी एग्जिट कर जाना, तो आपको स्टॉप लॉस पता है, छोटा-सा स्टॉप लॉस आएगा, राइट? बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। इसलिए मैं भी एक वर्ड कहता हूँ कि अगर इंडाइसेस में ट्रेड करना है, तो रिवर्सल ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। एब्सोल्युटली चाहे वो किसी इंडिकेटर पे बेस हो, जी। चाहे किसी डेटा पे बेस हो, और चाहे स्मार्ट मनी में बेस हो, चाहे किसी प्राइस एक्शन पे बेस हो, जी। लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग में ही रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है। इसमें भी थोड़ी सी सर डेप्थ है। हाँ, डेप्थ है, वो डेप्थ समझ इस तरीके से कि है कि आप अगर मैं दिन के दौरान कर रहा हूँ, जो जो पीरियड लिक्विडिटी हंटिंग वाला है, तो इस तरीके से काम हाँ, करता है, और स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो ये बड़ा काम करता है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में आप ब्रेकआउट पर भी बाय कर सकते हो, बट आपको इंश्योर करना है कि वो बाजार खुला है अभी, हुँ, पिछले दिन का डेटा क्या था, सुबह क्या डेटा डेवलप हो रहा है, प्राइस एक्शन क्या सपोर्टिव है, क्या दोनों स्मार्ट मनी रात को जो डेटा दिखा उसमें एक ही तरफ अलाइन लग रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में फिर से ट्रैप हो रहा है रिटेलर, इसका मतलब सस्टेनेबल मूव है, तो सुबह अकॉर्डिंगली लेंगे, क्योंकि सुबह-सुबह एकदम से लिक्विडिटी हंटिंग हो, वो ज़रूरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब भी यही था कि रिवर्सल ट्रेडिंग किस पॉइंट पे करनी है, जी, इसकी समझ डेवलप करो, जी। है ना? यह हर जगह पे रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं नहीं अप्लाई हो होगी। जाती है। एक डिमांड ज़ोन होता है, यस, एक सप्लाई ज़ोन होता है, यस। ठीक है? आधा डेटा से कन्फर्म करो और फिर वहाँ पर प्लान करोगे तो शायद एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी हो बिल्कुल जाएगी। सही। रिस्क टू रिवार्ड 1:5 रहेगा, वहाँ पर आपके अच्छे ट्रेड बनेंगे। जी, और ये इससे कोई मतलब नहीं कि आप ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, जी, दोनों अगर ये चीज़ समझेंगे जी, तो सेलर के पास बाय बाय डिफ़ॉल्ट एज होता है, जी, वो कंसिस्ट कर सकता है अपने आप को। जी। और जो बायर है वो एक मेगा मूव पकड़ने के लिए भी तैयार हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी हंट के बाद ही बहुत बड़े-बड़े मूव आते हुए मैंने देखे हैं। लिक्विडिटी हंटिंग में एक और आपको बड़ी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा सर। जी, जी, प्लीज़। लिक्विडिटी क्रिएट होती है टाइम के साथ। अच्छा, टाइम मतलब कितना टाइम दिन में स्पेंड कर चुका है बाज़ार, कर चुका है, राइट। तभी तो लिक्विडिटी प्लेस होती जी, है। ये सुबह के पहले 5 मिनट में एकदम लिक्विडिटी नहीं बनेगी। तो नहीं बनेगी। वो लिक्विडिटी बनती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो लिक्विडिटी हंटिंग की जो हमने एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस किए, ये जितनी लेटर होते हैं, हाँ, दिन उतने बढ़िया होते उतनी बड़ी लिक्विडिटी हंटिंग होती उतने है। बढ़िया होते हैं। अब तो रिवर्सल वो उतना बढ़िया आपको निकल कर के आएगा, वो ट्रेड उतना अच्छा अब आपको। जैसे कि कल की ही बात करते हैं, और कल फ्राइडे के दिन में जी, जब बाज़ार ऊपर गया, जी, 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 तो हमें भी मालूम है कि 23,830 से 850 इज़ द सप्लाई ज़ोन। जी, वहाँ से रिवर्सल ट्रेड बहुत बढ़िया बनेगा। जी, लेकिन अगर कोई 23,750 पर बियरिश रिवर्सल ढूँढ रहा है, तो जी, वो सप्लाई ज़ोन ज़ाहिर है फेक है। बिल्कुल, तो यही सब चीज़ें हैं जो थोड़ी-थोड़ी सी आदमी को एनहांसमेंट करनी बिल्कुल। पड़ती है, और बिगिनर ये ना समझे कि बहुत टफ है। हुँ, एक बार आप अभ्यस्त हो जाओगे इन सब चीज़ों को, तो बड़े आराम से जो बताया जा रहा है उसको समझिए, और उसके हिसाब से आप देखिए कि क्या आपके लिए बेहतर होगा। अब 22 मई का जैसे आपने एग्ज़ाम्पल लिया, बड़ा ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल है। जी, इसी को हम डिस्कस कर रहे जी, थे। जी। सो 22 मई 22 मई को क्या हुआ फ्राइडे के दिन, 3 बजे के करीब हमने नोट किया कि उसने 698 का लेवल टच किया। हाँ, वो डे लो वो के आसपास। 702 से क्यों नहीं गया सर? क्यों 698? क्योंकि एग्रेसिव बहुत स्टॉप सारे लॉस, लोगों के सर, इवन बहुत सारे लोगों के एल्गोज़ के स्टॉप लॉस, अब एग्रेसिव स्टॉप लॉस सब उनके सबके स्टॉप लॉस 700 के नीचे लगे हुए थे। लगे हुए थे, लिक्विडिटी 700 के नीचे थी। और उसके बाद पूरा घूम गया। वो 698 टच किया जस्ट उसने, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मौत को टक से छू के वापस आ सकता हूँ। बिल्कुल वो स्टॉप लॉस को अब टच से इसका छू के। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं भी देता हूँ। मॉर्निंग मैंने व्यू बनाया था कि 23,000, यानी मार्केट जो है ना साइडवेज टू बुलिश रहेगा, जी, मेरे डेटा के हिसाब जी, से। जी, मैं जी। भी ऑप्शन चेन का डेटा फ्लैश करता हूँ, और यहाँ पर जो सबसे बढ़िया ट्रेड बनेगा, वो बनेगा 2 स्ट्राइक ऊपर का स्ट्रैडल। यानी मेरी 23,700 बाज़ार खुली थी और 23,900 का। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग को 23,900 का जोड़ा, ठीक है? आप ऑप्शन चेन में कंबाइंड प्रीमियम लगा के देखें, आपको पता चलेगा कि सिंगल एक स्ट्राइक है, हुँ, जिसने पूरे दिन में आपको 1 पैसे का फ़िगर नहीं दिया, और पूरा दिन वो गलता रहा। हुँ। और अगर पॉइंट वाइज़ बात करें, तो उसने करीब आपको 1.5% से ऊपर के रिटर्न दिए एज़ अ ऑप्शन सेलर। तो ये सब डेटा पे ही काम होता है सर। एग्ज़ैक्ट अब एग्ज़ैक्टली। वो स्ट्राइक भी मेरे सिस्टम में निकाली थी,
उस स्ट्राइक की प्लेस भी सिस्टम नहीं की थी कि हाँ, बाज़ार क्या कहता है। जबकि देखा जाए तो मार्केट जो है ना 2 बजे के बाद करीब 150 पॉइंट नीचे गिरी, लेकिन पैसा ऊपर के स्ट्राइक ने दिया, नीचे के स्ट्राइक ने नहीं दिया। नहीं दिए। तो ये सब डेटा का ही कमाल है सर, है ना? लोग कहते हैं प्राइस एक्शन, मैं मानता हूँ प्राइस एक्शन, मैं भी कोशिश करता हूँ डायरेक्शनल ट्रेडर को प्राइस एक्शन इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन उसको ये भी फ़ोकस करना चाहिए कि कहाँ पे डिमांड, कहाँ पे सप्लाई ज़ोन है, कहाँ पे एग्ज़िट है। सर ये एफआईआईज़ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं? और क्यों ये हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं? सर देखिए, एफआईज जो होते हैं, जैसे कि सब जानते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको हम एफआईज बोलते हैं। होते कौन है? फॉरेन से मतलब इंडिया के बाहर के इंस्टीट्यूशंस, यूएस के हो सकते हैं, सिंगापुर के हो सकते हैं, दुबई के हो सकते हैं, यूरोप के हो सकते हैं, यूके के हो सकते हैं। तो ये वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी इसको और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, वहाँ के म्यूचुअल फंड्स, वहाँ के पेंशन फंड, वहाँ की एलआईसी, वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज जब इंडिया आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस हैं और वो फॉरेन में है, इंडिया के बाहर के हैं, तो वो कहलाते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो डायरेक्टली ऐसे ही आकर के इंडिया में नहीं ट्रेड कर सकते। उनको इंडिया आकर के अपने आप को एज एन एफआईआई रजिस्टर करना पड़ता है, बोथ विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ताकि उनको टैक्स बेनिफिट्स मिल सके, एंड ऑल्सो विद सेबी। और एनएससी और बीएसई में भी इनका कुछ रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये सब जगह पे इनको रजिस्ट्रेशन करा करके इनका एफआई का स्टेटस इनको मिलता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसे ही आ करके अगर वो ट्रेड करने लगेगा तो वो नहीं होता। इनके लिए स्पेसिफिक विंडो बनाई गई है, रेगुलेशंस बनाई गई हैं, जिसके तहत ये पैसा लगाते हैं। अब एफआईज में भी दो कैटेगरी होती है। एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं, कि भाई उन्होंने, जो खासतौर से पेंशन फंड की नेचर के होते हैं, कि आज किसी स्टॉक में स्टेक लिया और उसको 3 साल 4 साल बाद, आए दिन हम सुनते हैं कि किसी स्टॉक के अंदर इन्होंने पैसा लगाया और अब वो एग्जिट कर रहे हैं, बल्क डील हो रही है, ब्लॉक डील हो रही है, तो वो एफआईज कहलाते हैं। अब जो एफआईज जो हैं, मोस्टली ज़्यादा लंबी अवधि के पीरियड के लिए ज़्यादा पहले होते थे। अब धीरे धीरे रिसेंट टाइम्स में जैसे जैसे एफ एंड ओ का गेम बढ़ा है, इनका फोकस वहाँ को हट करके ट्रेडिंग में आ गया। और इनके पास क्योंकि लिक्विडिटी बिल्कुल एम्पल होती है, इनके यहाँ पे रेट्स जो है वो काफ़ी कम है, तो उस वजह से इनका ट्रेडिंग में ही टोटल फोकस चला गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने बहुत पहले पहले से की हुई हैं, तो इनका पोर्टफोलियो लॉन्ग वाला जो है वो तो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। लेकिन असली पैसा ये बना रहे हैं एफ एंड ओ मार्केट से। अब 1 साल 2 साल मार्केट नहीं भी चलेगा तो आपको मेरे को दिक्कत होगी, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्टर एज इन्वेस्टर पैसा लगाया ज़ाहिर बात है। उसके लिए, और जिसने एसआईपी कर रखी है, बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो एसआईपी करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैथमेटिकली आपके लिए सपोर्टिव है, प्रोवाइडेड आपने फंड्स अच्छे चूज कर रखे हो। लेकिन 1 साल रिटर्न नहीं आता, 2 साल नहीं आता, लोग तो पैनिक रिटेलर भी होपलेस हो जाता है और वो कहता है छोड़ो यार इसको बेचो। वहां पे फिर एफआईज माल लेकर के ऊपर जाते हैं। लेकिन ये उन 2 साल में अच्छे से अपना पैसा एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करके कमा लेते हैं। और ये सर इतने इम्पोर्टेंट क्यों? सर इंपॉर्टेंट होने का मेजर कारण ही यही है कि ये यहाँ पे पैसा बहुत लेके आते हैं, मार्केट क्योंकि लीडर से ड्राइव करने की पूरी कैपेबिलिटी है। बाजार को ऊपर लेके जाना है, 5 बड़े स्टॉक 6 बड़े स्टॉक्स में पैसा लगाया, उसे ऊपर कर दिया। आप और मैं नहीं पुश कर सकते रिलायंस जैसे स्टॉक, बिल्कुल नहीं पूछ कर लेकिन ये लोग कर सकते हैं। इनके पास डिलीवरीज होती हैं स्टॉक्स की, ये जब चाहें रिलायंस बेचेंगे, रिलायंस नीचे गिरेगा, बाजार नीचे आएगा। सो ये बड़े आराम से बाजार को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अच्छा सर, हम लोगों ने इतनी बात की स्मार्ट मनी के बारे में। मेरा एक सवाल ये भी है, क्या स्मार्ट मनी के कुछ ऐसे फुटप्रिंट हैं जो बड़े मूव को, यानी एक बुल ट्रेंड को बता सकें और एक बियर ट्रेंड को बता सकें? यानी पोजिशनल ट्रेड के लिए बेनिफिट कर सकते हैं इस डेटा पे, हम रिलाय करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा सर। ये टाइम एंड अगेन अपने सारे फुटप्रिंट्स पोजिशनल व्यू के आपको दिखा देते हैं। बस बात इतनी चाहिए कि देखने वाला चाहिए। 2020 से हमारा चैनल शुरू हुआ था, जी, जी। कोविड आने वाला था, कोविड के रूमर्स आ चुके थे। एक बार आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी जी, पब्लिक में मेरा यूट्यूब चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा के नाम से है। सर ने जैसे बोला कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑलरेडी। और 1 फरवरी 1 फेब 2020 में कोविड की बातचीत चल रही थी, और तब मेरा चैनल मेरा स्टार्ट हुआ था और बहुत कम यूज़र्स थे। लेकिन 21 फरवरी का मेरा वीडियो जा करके चेक किया जा सकता है, जिसमें मैंने क्लियरली प्रिडिक्शन करी थी बेस्ड ऑन एफआईआई डेटा, कि बाजार उस समय चल रहा था 12,100 पे निफ्टी था,
और निफ्टी का हाई उस समय ऑल टाइम का जी, जी। 12,300 के आसपास था। यस, यस। सिर्फ 200 पॉइंट 200 पॉइंट्स 2% से भी कम में हम ट्रेड कर रहे थे। और मेरी प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन दिस डेटा ये थी कि कोविड आने वाला है, यानी हमने कोविड को प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई मार्केट कोविड आकर क्रैश के आने कुछ वाला। मार्केट क्रैश लेके आएगा, क्योंकि कोविड आएगा तभी मार्केट क्रैश आएगा। ये तब तक टोटली रूमर था मार्केट में या सब जगह कि आएगा नहीं आएगा, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं था कोविड होता क्या है। सुन रहे हैं कि आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा, वो एक लोग ना एक्सेप्ट इतना इजीली तब तक नहीं करते जब हो नहीं जाता अपने साथ। जी, जी। तो वो 21 फरवरी का वीडियो है, 12,100 का निफ्टी था और वहां से बाजार ने 7500 के भी नीचे का डिप अगले ही एक महीने के अंदर अंदर ही लगा दिया था। मार्च के अंदर अंदर हमारा बॉटम बन चुका था। उसके बाद जुलाई में इन्होंने धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बिल्ड करनी शुरू करी, जब मार्केट बिल्कुल अंडर वैल्यूड थी, लोगों को दिखाई दे रहा था वैल्यूएशंस बिल्कुल गिर चुके हैं। तो इन्होंने अब रिटेलर, लेकिन क्या हुआ, इतना बड़ा क्रैश देखा है अभी अभी, अरे ऊपर से कोविड आ गया, अरे लॉकडाउन सर, हो रहा है। ट्विटर पे लोग तो 7-7 तो 5-5 हज़ार के टारगेट दे रहे थे। 2-2 हजार के भी सुने सर उस टाइम पे। तो उस समय तो क्योंकि सबको यही लग रहा था हम बचेंगे भी कि नहीं अब, बचेंगे क्योंकि भी जब नहीं। लॉकडाउन लगा सर, आपने और हमने लॉकडाउन नाम की चीज ही नहीं सुनी थी। हमें तो लॉक पता होता था कि लॉक होता है कुछ, लॉकडाउन क्या होता है और ये सर नहीं। ये मैंने जो टॉप जो प्रेडिक्शन आप बोल रहे हो, इसको वैल्यूएशन वाइज़ देखा था। जी मेरा एक कैलकुलेशन मैथमेटिक कैलकुलेशन है जो निफ्टी की मैं कैलकुलेशन करता हूँ। निफ्टी ओवर वैल्यूड कब है, अंडर वैल्यूड कब है। और दूसरी जब अंडर वैल्यूड आया था तो मैंने आपको याद होगा मैक्सिको फ्लू आया था, जी याद है ना अमेरिका में, उस समय डाउ ने कैसा बिहेव किया था, वो एक पास्ट डेटा उठाया। आपकी तरह तो मैं इस डेटा को ट्रैक नहीं करता, तो मैं हमेशा वैल्यूएशन वाइज ही जाता हूँ, तो वैल्यू मेरे को अच्छी लगी। जी तो मैंने वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक खरीद लो अगर तुम्हें डर लगता है, ये दिन दोबारा ना मिलेंगे तुमको। जी। वहाँ से आप देखो, रिलायंस को देख लो कहाँ है? कहाँ पर है, फार्मा के स्टॉक्स देख लीजिए, अपार्टो के स्टॉक्स देख लीजिए, सब बढ़िया बढ़िया। सो जून और जुलाई में सर इनका पोजीशन जो बनना शुरू हुआ, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। सो 2020 जून जुलाई में इन्होंने बहुत सारी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एक्यूमुलेशन करी, बाकी जगह इनकी पोजीशन नहीं बनी, अच्छा, खाली इक्विटी स्टॉक में फ्यूचर्स ऐड करते चले गए। इक्विटी में नहीं बनाए थे स्टॉक्स, इक्विटी में ये तो तो बहुत एग्रेसिव इक्विटी पोजीशन, में तो इनकी थोड़ी कभी बाइंग कभी सेलिंग ऐसा बहुत चलता था, एग्रेसिव पोजीशन थी। लेकिन अग्रेसिव पोजीशन जो बनी वो बनी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। अगर एफआईज स्टॉक्स फ्यूचर बाई कर रहा है तो ये बहुत एग्रेसिव पोजीशन। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने तब दोबारा बनाया, जिसके अंदर ये बताया कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं और ऊपर की तरफ करने वाले हैं। और अगले 1.5-2 साल सीधा जो चार्ट बना है ना निफ्टी का, वो जो 200 डेमा के ऊपर ही ऊपर, उसके साथ साथ ऊपर ऊपर चलता चला गया। क्योंकि मेरी समझ क्या कहती है सर, जी अगर एफआईज स्टॉक फ्यूचर खरीद रहा है तो डायरेक्शन नहीं प्रिडिक्ट कर रहा है, वो डायरेक्शन के साथ साथ मोमेंटम प्रिडिक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। क्योंकि मोमेंटम आएगा, ठीक है, जो बहुत ही स्पीड में रहेगा। अगर एफआईज अपनी पोजीशन स्टॉक फ्यूचर में बना रहा है तो, क्योंकि मोस्टली वो बहुत डिफेंसिव खेलते हैं, अगर वो इतने एग्रेसिव जा रहे हैं तो जाहिर बात है कि स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स जिसमें वो पोजीशन बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। क्वांटिटी इतनी थी, ये समझिए एफ&ओ का हर स्टॉक वो खरीद रहे इसी वजह से डेल्टा वेरिएंट पे कोई कुछ काम नहीं आया, वो बाजार में एग्जैक्टली हाई थे। उन्होंने मारता था। ऑलमोस्ट हर स्टॉक खरीदा एफ&ओ का जो भी अवेलेबल था। तो इसका बाजार ने ऐसा मूव दिया, ऐसा मूव इसका दिया। एक एग्जांपल मैं दूं सर, मैं उस समय जेट एयरवेज को ट्रैक कर रहा था और जेट एयरवेज कंपनी खत्म हो गई थी, जी है ना, खत्म हो चुकी, दिवालिया हो चुकी, सब कुछ। उसका स्टॉक आज भी लिस्टेड है कि जी नहीं मालूम नहीं। उस समय वो सर 500% देके गया था, जी। जिसका कंपनी का कोई वजूद नहीं। सो वो पूरी सर एफआई ड्रिवन रैली थी। यार जो रिकवरी रैली आई ना, पैनिक, लोग बोलते हैं ना, बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, तो ब्लड था उस समय स्ट्रीट पे, लॉकडाउन झेल रहे थे लोग, और एफआई क्या कर रहे थे, वो स्टॉक फ्यूचर बाय कर रहे थे और वो गेम ऊपर लेकर के गए। पूरा का और ये पूरा उनकी रैली से पहले डेटा ने हमें बता दिया था, और डेटा की हेल्प से हमने बता दिया था। मैं ज्यादा दूर और क्या जाऊं, इतने एग्जाम्पल्स हैं सर, इतने एग्जाम्पल्स हैं। पीछे अभी 25,800 पे निफ्टी था अभी रिसेंटली, तो मैंने 18 फेब को, 18 फेब 2026 को आकर के बता दिया था ये वॉर होने वाली है और इसका कुछ बड़ा रिपरकशन होगा। और मैंने वर्ड्स यूज किए थे कि मैं इशू कर रहा हूँ रेड फ्लैग अपने सब्सक्राइबर कम्युनिटी को कि लॉन्ग अब ना रहे, और अगर गलती से बाजार जिस दिन 25,400 के नीचे क्लोज दे दे तो सारे लॉन्ग निकाल दे, या फिर अगर कोई मजबूरी है आपको होल्ड करना है तो पूरी हेजिंग आपके पास होनी चाहिए।
कारण क्या था सर कि एफआईज पूरी तरीके से शॉर्ट हो गए। अच्छा, उन्होंने फिर शॉर्ट पोजीशन में बाजार ऑल टाइम हाई के पास खड़ा था वंस अगेन, बिल्कुल टिपिकल सेम सिनेरियो जो कोविड के टाइम का था, वही सिनेरियो भी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके व्यूअर्स को 18 फेब का हमारा वीडियो देखें, शायद कुछ 11 मिनट के बाद ये प्रेडिक्शन आती है, वो वीडियो उसी को शायद यूट्यूब सर पे अवेलेबल है। इस और वहां से 25,800 से सर ये जर्नी पूरी जब नीचे आई, हमारा टारगेट था 21,800 के आसपास का, लेकिन इनकी पोजीशन रिवर्स होनी शुरू हो गई 22,800 से ही। तो 22,800 से हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह इशू कर दी थी। ऑलरेडी सर 3,000 पॉइंट मिल गए थे बहुत शॉर्ट स्पेन में। 18 फेब को हमने बोला कि भाई शॉर्ट का व्यू है हमारा और रेड फ्लैग है, और 28 फेब को वॉर छिड़ गई थी, 10 दिन पहले पता लग गया था। एफआईज को कैसे पता था सर ये 10 दिन पहले? इसी को तो डेटा कहते हैं, इसी का तो यही तो कमाल है डेटा का। ये कमाल है सर डेटा का कि आप कोविड पकड़ सकते हो, आप वॉर पकड़ सकते हो, आपको पता लग जाता है गेम क्या चल रहा है। सर प्रॉब्लम है ना, रिटेलर्स इंट्राडे कर रहा है, एक सडन शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाती है, वो सोचता है कि अगले दिन बाजार भागेगा जी, तो इंट्राडे माइंडसेट के साथ भी तो समस्या है सर। देखिए इनका टारगेट कब कंप्लीट होता है वो भी पकड़ा जाता है। सो 22,800 पे इनकी पोजीशंस रिकवर होनी शुरू हो गई, हमने वो भी पकड़ा, हमने वो भी बताना शुरू किया लगातार। उसके हमारे 5-6 वीडियोस के अंदर हमने बोला कि अब प्रॉफिट बुक कर रहे हो, अब यहाँ पे लास्ट वाला सेलर नहीं बनना। जैसे आपने एक टर्म यूज की थी ना कि लास्ट वाला सेलर या लास्ट वाला बायर मत बनो, तो वही वाली चीज, लेट कमर नहीं बनना। तो 22,800 से 22,200 के बीच में हमने सब शॉर्ट्स में बल्कि बाइंग की सलाह दी कि बाय करें, निफ्टी हो या अच्छा सर, मैंने आपके कुछ वीडियो देखे हैं जी, आप अपने यूजर से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हैं। आप उन्हें एक स्पेसिफिक वर्ड कहते हैं, स्मार्ट रिटेलर्स आर्मी। जी थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करें, क्या बनाना चाहते हैं? सर। स्मार्ट रिटेलर आर्मी जो है, रिटेलर तो देखिए सभी हैं, हाँ, लेकिन हम भी हैं, अब आप भी हैं, रिटेलर ही हैं। अब हमारा जो मोटो है, जो हमारा मकसद है, वो ये है कि रिटेलर भी स्मार्ट बने। स्मार्ट मनी तो नहीं बन सकते हम, लेकिन स्मार्ट रिटेलर तो बन सकते हैं ना। अब स्मार्ट रिटेलर बनने के लिए क्या होगा, जो स्मार्ट मनी कर रही है मुझे उस पर नजर रखनी है। आप उस डेटा को अडॉप्ट करना सीखें। एग्जैक्टली आपको अपने देखिए, ये दोनों आमने सामने है ना, रिटेलर और स्मार्ट मनी। तो आपने पैसा लूज करना है, तो आपको पता है कि आपके दुश्मन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अब इनकी वीकनेस तो हमें नहीं पता, तो फिर हम स्ट्रेंथ ही पता है इनकी। इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनका पैसा, इनकी पोजीशन स्टार्ट करनी। तो हमें क्या करना है, जो गेम ये पकड़ के चल रहे हैं उसी गेम को हम भी पकड़ के चले। यानी जिस सोच से ये सोचते हैं वही सोच हमें रखनी है। ये क्या सोच रखते हैं कि रिटेलर इस समय क्या सोच रहा होगा, और एक और स्टेप आगे का ये सोचते हैं कि रिटेलर को क्या सोचवाना है, मतलब रिटेलर के माइंड में क्या थॉट डालनी है। जो फोमो कैंडल बताती है, जी, जी। वो थॉट ही तो क्रिएट करती है कि भाई अब मार्केट फट गया। तो रिटेलर क्या सोच रहा है, आपने भी वही सोचना है, तभी तो आप स्मार्ट रिटेलर हो। नहीं तो एक आम रिटेलर और स्मार्ट रिटेलर में फर्क क्या हुआ? अच्छा सर, कम्युनिटी के लिए कोई लॉन्ग टर्म विज़न है आपका? आ, आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ काम भी कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म विज़न क्या है सर एक तरीके से? सर लॉन्ग टर्म विजन यही है कि स्मार्ट रिटेलर आर्मी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, और उनको डेटा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराना है कि भैया ये डेटा के बिना गति नहीं है, अदरवाइज हम मैनिपुलेशन में फंसते चले जाएंगे और हमारी साइकोलॉजी के साथ ही गेम प्ले करते जाएंगे। तो डेटा भी समझना है, आप अपने इंडिकेटर यूज कीजिए, लेकिन साथ में जब आपको डेटा से कंफर्मेशन मिले जी, तो आप समझिए कि आप ट्रैप होने की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। लेकिन साथ में साइकोलॉजी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लॉसेस को छोटे में कटना सिखाना है। बार बार मैं अपनी आर्मी को यही बोलता हूँ, प्रोसेस को फॉलो करना सीखो, प्रोसेस को पैसा फॉलो अपने करें, आप बढ़ता पैसा है। घर लेके जाने की सोचे हमेशा। ये गलती ना करें कि आए हुए पैसे को बाजार में देके आना, उससे खराब साइकोलॉजी नहीं हो सकती। अच्छा सर, कौन सी ऐसी स्किल है जो ट्रेडर को डेवलप करनी चाहिए? सर सबसे पहले चीज जो होती है वो डिसिप्लिन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप किसी चीज को डिसिप्लिन से करते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। आप अगर स्टॉप लॉस लगाते हो और सिस्टम में नहीं लगाते, वो भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर आपने उसको नहीं लगाया तो भी आपकी दिक्कत है, अगर आपने उसको सही जगह नहीं लगाया तो भी दिक्कत है। एक ही चीज से बचना है बाजार में, बस सिर्फ, वो है बड़े लॉसेस। कुछ भी हो जाए, बड़े लॉस वाला दिन देखना ही नहीं है। मैं अपनी ऑडियंस को भी यही कहता हूँ कि आप प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेड ना करो। जी ठीक है, प्रॉफिट बाजार में अपने आप बनता है। जी, आप सिर्फ अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीखो, बस पैसा अपने आप बनेगा। करेक्ट। लॉसेस अगर बड़े हो जाएंगे
तो आपका जो बनाया हुआ पैसा है वो भी चला जाएगा, प्लस आपका माइंड डिप्रेस हो जाएगा, आपके डिसीजंस गलत होते जाएंगे। साइकोलॉजी इज द बिगेस्ट फैक्टर टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सर छोटा लॉस ना रिवेंज ट्रेडिंग को ट्रिगर नहीं करता, हाँ। लेकिन बड़ा लॉस जो है वो रिवेंज ट्रेडिंग को भी ट्रिगर कर देता है, ओवर ट्रेडिंग को भी ट्रेड करता है। और ये सारी चीजें मिलकर के कैस्केडिंग इफेक्ट डालती है, हाँ, ना सिर्फ आपकी फर्दर ट्रेडिंग पे, हाँ। बल्कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपकी पर्सनल लाइफ पे भी। इन चीजों से जितना बचेंगे वो डिसिप्लिन ही बचा सकता है। अब सर 2014 में मैं थोड़ा-सा अपनी बात एक ऐड कर देता हूँ। मैं इस साइकोलॉजी को, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, जी मैं भी एक बिगिनर से होके आया। 2014-15 में मेरा अगर विनिंग साइकिल चलता था, 5 टू 6 डेज़ का विनिंग साइकिल चल गया, तो मैं नेक्स्ट वीक भी पूरा आराम करता था। क्योंकि मुझे अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस में आप बहुत एग्रेसिव होते चले जाते हो, 5-6 हफ्ते का जो आपने पैसा कमाया गँवा दिया। उसी तरीके से अगर मैं कंटिन्यू 2 डेज़ लॉस करता था, तो मैं 1 वीक का रेस्ट लेता था कि मुझे वो डिसीज़न नहीं लेने, जो मैं लॉसेस से इन्फ्लुएंस होकर लूँ, क्योंकि लॉसेस भी आपको इन्फ्लुएंस करता है और विनिंग भी आपको इन्फ्लुएंस करता है, और Absolutely. सारा खेल यहाँ पर अपने दिमाग को कंट्रोल करने का। तो मेरा एक छोटा-सा सजेशन, सर ने बात की इसलिए मैं थोड़ा-सा साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर थोड़ा-सा ऐड करना। मैं थोड़ा सा और फर्दर ऐड करना जी, चाहूंगा जी। सर। जिस दिन 2 स्टॉप लॉस आपके जब भी हिट हो जाए, हुँ, एक हिट हुआ, हुँ। मैं तो सेफ ट्रेडर, अगर आप बहुत छोटी कैपिटल है, मैं कहता हूँ वहीं पे रुक जाओ, खत्म कर दो ट्रेड। वहीं खत्म कर दो ट्रेड कि आज मेरा दिन नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं कि मेरे को तो बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहा है, आप एक और ट्रेड ले लीजिए, लेकिन सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर रखिए। और दूसरा भी हिट हो गया तो आपको अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि उसके बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन, क्योंकि ये भी वो बहुत। स्टॉप लॉस आप एग्जिट कर गए हो, आपका लॉस अभी भी छोटा ही है। आप इसके बाद फर्दर, अब आपका ना माइंडसेट अच्छा, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। विनिंग ट्रेड में भी आप बोलेंगे 2 विनिंग ट्रेड हो गई तो तीसरा ट्रेड प्लान नहीं, करने की वो ज़रूरत, कंटिन्यू रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवर ट्रेड बट नहीं हो जाएगा? सिस्टम नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर आपका सिस्टम बोल रहा है ट्रेड सिस्टम अगर लीजिए, अलाउ कर रहा है अगर तो। आपका सिस्टम अलाउ कर रहा है ट्रेड लीजिए, वहाँ लेकिन सिस्टम में स्टॉप लॉस कंडीशन अलाउ है कि एग्जैक्टली सिस्टम अगर अलाउ करता है मेरा ट्रेड, 2, तो दिन में 1 भी हो सकता है और दिन में 4 भी हो सकते उस दिन में 10 भी हो सकते हैं, हाँ, बस। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। आप कंप्लेसेंट होके क्वांटिटी बढ़ाते नहीं चले जाइए। अच्छा, जो रादर फर्स्ट रादर लॉट आपने किया है रादर उसी लॉट में काम करते हैं। रादर आपको क्वांटिटी हो सके तो घटाते चले जाइए आप। ओके, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते चले। यस, ये ना हो मेरे 2 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आ गया, तीसरी में मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी और लॉस और हो गया, मेरे तो मैं साथ फिर अगेन रिवेंज ट्रेडिंग मोड हैक में ऑफ लग द जाऊंगा। पोजीशन साइज। मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरा रिवेंज ट्रेडिंग का जो मोड है वो एक्टिवेट हो, वो नहीं अगर करना। आप पोजीशन साइज को समझते हैं, आप ठीक, 10 ट्रेड करो, कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं है। है ना? आपको ये मालूम होना चाहिए कब छोटा जाना है, कब मीडियम जाना है बिल्कुल, और कब एग्रेसिव जाना है। बिल्कुल, और वो हमेशा डिफाइन करता है आपका रिस्क क्या है, करेक्ट। रिस्क फैक्टर पे ही डिफाइन करता है। बट आइडियल, जैसे आपने बोला कि आइडियल होता है 3 से 4 ट्रेड होने चाहिए इंट्राडे में, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा में आपकी मैं तो साइकोलॉजी 2 ही डिस्टर्ब मैं होगी। तो कहीं न कहीं देखिए गलती करने का चांस ना होता बढ़ जाता है। होता क्या है ना, ये सब बच्चे हैं सर, जी, है ना? इनके साथ समस्या क्या है, जैसे आप हम डेटा को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इनको डेटा सिखा देंगे, तो ये जो है ना उस डेटा को मैनिपुलेट करने लगते हैं। जी, ये इनकी सबसे बड़ी गलती है, मैंने अपने स्टूडेंट के अंदर देखी है। डेटा बताया, ये समझाया, अब वो डेटा कर लिया, अब उनको एंट्री नहीं मिल रही है। बात को समझिएगा, तो वो क्या करेंगे, 15 मिनट से 5 मिनट में आएँगे, 5 मिनट से 1 में आएँगे। जहाँ सिस्टम नहीं है, वहाँ उस सिस्टम को डेवलप करेंगे। जी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि तुम 2 ट्रेड करो, तुम बाय डिफ़ॉल्ट ही शट डाउन हो जाओ 2 वहाँ पर। ट्रेड तो सर बेस्ट है, क्योंकि मैं उसी बात को कंप्लीट करना चाहूँगा कि अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो आप अगर बहुत प्रोफेशनल नहीं हो, हाँ। तो आपके बड़ी गलती करने के चांसेस गलती जा इज़ अलाउड, हाँ। बड़ी गलती इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो बड़ी गलती का चांस बढ़ जाएगा, तो कब आपको एग्ज़िट करना है ये भी पता होना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट बन गया, घर लेके जाओ, पैसा हमेशा घर लेके जाना इम्पोर्टेंट है। अमित भाई, बहुत मज़ा आया, आपने एक नया एंगल दिया। वैसे मैं भी डेटा फ्लैश करता हूँ ऑप्शन चेन के डेटा पे, लेकिन एफआईएस और डीआईएस का डेटा उतना ज़्यादा मैं कंसीडर नहीं करता था, टू बी ऑनेस्ट, है ना? मैं नहीं करता था, लेकिन एक नज़रिया मिला, ठीक है? जो मैं अपना व्यू बनाता हूँ उसमें क्या वैल्यू ऐड हो सकती है, तो आपने मेरे लिए भी बहुत अच्छी वैल्यू ऐड ऑन की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ऑडियंस के लिए भी कुछ नया, कुछ अलग सीखने को मिला। आप अपने स्टूडेंट की सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? सर, मैं सबसे पहली चीज़ जो बोलता हूँ, मेरा जो मोट्टो रहा है शुरू से, एक लाइन मैं बोलता हूँ, अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग। ओके। अगर आप ध्यान से लर्निंग की स्पेलिंग चेक करेंगे, तो उसके अंदर ही अर्निंग लिखा हुआ है। यस। अगर आप लर्न करते रहोगे, तो अर्निंग आती रहेगी।
प्रोसेस फॉलो अगर करो, आप लर्निंग कंटिन्यू है आपकी तो आप सक्सेसफुल है। यानी आप प्रोसेस को फॉलो करो, पैसे को नहीं फॉलो करो। करो, कंटिन्यूअसली अपने को एजुकेट प्रोसेस करते फॉलो रहो। करोगे तो पैसा एंड में आएगा या कि आपको देखिए साइकोलॉजी एक पार्ट है, हाँ, इंडिकेटर्स एक पार्ट है, हाँ। डेटा एक पार्ट है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बना के सही तरीके से चलना वो मेन पार्ट है। हाँ, और उसे ह्यूमन को करना है तो उसको बहुत ही और स्ट्रिक्टली यहाँ कोई अनफॉर्चुनेटली एल्गो लग नहीं सकता। नहीं तो वो आएगा कैसे? वो आएगा धीरे धीरे लघु अल्गो वो सीखने से ही आएगा कि अल्गो सिर्फ कैसे। एग्जीक्यूशन के लिए है ना सर। जी आप काम तो डेटा भी कर रहे हो, एग्जैक्ट आप मैनुअल उसको कर लो या आप उसको किसी अल्गो से एग्जीक्यूट करा लो, लेकिन आप क्या डेटा प्रोसेस कर रहे हो जी वो तो आप खुद डिफाइन करोगे ना। एब्सोल्युटली मशीन को तो खुद नहीं मालूम है कि भैया किस कंडीशन में काम कर रहा है। Correct. मशीन को आपने कंडीशन दी है, जी वो एग्जीक्यूट कर रहा है। एब्सोल्युटली बस इतना ही है अल्गो का पार्ट। जी। ह्यूमन, मेरा मानना है कि ह्यूमन हमेशा प्रथम रहेगा इस धरती पे। जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जी ह्यूमन हमेशा फर्स्ट रहेगा। चाहे कितना भी मशीन डेवलप हो जाए, लेकिन मशीन को डेवलप करने वाला भी तो ह्यूमन है। है। ये भूलना नहीं चाहिए किसी को। क्वेश्चन आंसर बहुत हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना बगैर सोचे जवाब दो, तो इसके लिए मैं एक रैपिड फायर आपके साथ करना चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी मैं देख पा रहा हूँ रैपिड फायर पीछे भी चल रही है। ओके सर। चार्ट्स और डेटा सर, डेटा सर, स्मार्ट मनी और इंडिकेटर्स। स्मार्ट मनी, बिगेस्ट रिटेल ट्रैप क्या है सर? फोमो कैंडल, वन इंडिकेटर जिसे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर यूज हो गया है और यह बहुत ज्यादा हाइप है। मूविंग एवरेजेस, अच्छा, सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है? डर या ग्रेड? ग्रीड, एफआईएस डेटा और ऑप्शन डाटा। बोथ, वो कौन सी चीज है मार्केट में जो अर्ली क्यूज देती है, यानी अर्ली सिग्नल आपको देती है, यानी जिसे हम लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं या लीडिंग साइन कहते हैं? स्मार्ट मनी पोजीशंस, एक ऐसी हैबिट जो सक्सेसफुल ट्रेडर को बिल्ड करनी चाहिए। कट योर लॉसेस व्हेन दे आर स्मॉल। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। और जैसा मैंने कहा कि आपने मेरे लिए भी कुछ वैल्यू ऐड ऑन की है। तो गाइस, आज का पॉडकास्ट मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपकी कि आप नीचे में लिंक को एक बार ज़रूर विजिट करें। सर की कुछ एनालिसिस हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा कुछ सीखें। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मैं इसलिए आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इससे जो है ना आपके करियर में शायद कुछ वैल्यू ऐड ऑन हो जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर बुलाने के लिए, और इतना आपसे प्यार मिला है और बहुत अच्छा लगा मिल करके, और इट इज़ ऑलवेज म्यूचुअल टू शेयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। इट वाज ऑल माय प्लेजर टू कम हियर। थैंक यू। थैंक यू सर। मिलते रहेंगे सर। श्योर सर, थैंक यू सो मच। जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। हो सकता है कोशिश करेंगे आप उसमें गेस्ट हो और हम आपको पॉडकास्ट